हेलो एंड वेलकम टू बाइक्यूल्स। दिस इज चेष्णा एंड आज बात करेंगे क्लास 11 की एनसीईआरटी के एक नए चैप्टर के बारे में जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। तो इस चैप्टर को यकीन मानो 1 घंटे के अंदर हम इतनी डिटेल में करेंगे कि इन सुंदर से नोट्स के साथ पूरी एनसीईआरटी कवर होगी और जिस लाइन से जिस भी ईयर में क्वेश्चन आया है वो ईयर भी साइड में मार्क होगा। तो चलिए देखिए, ये चैप्टर ध्यान से समझना। इसके बाद एक पीवाईक्यू का लेक्चर है जिसमें 2015 से लेकर 2025 तक एनटीए ने जितने भी क्वेश्चंस किसी भी एग्जाम में पूछे हैं वो उसमें डिटेल में दिए गए हैं। और फिर एक लेक्चर है जिसमें 75 टॉप मोस्ट क्वेश्चन है फोटोसिंथेसिस एंड हायर प्लांट्स के, तो डिस्क्रिप्शन में उनका भी लिंक होगा, वो आप देख लेना। तो चलो देखो, चैप्टर है अपना फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट। अब सबसे पहली बात तो फोटोसिंथेसिस क्या होता है। बचपन से 3rd-4th क्लास से आप फोटोसिंथेसिस पढ़ते आ रहे हो। आपने फोटोसिंथेसिस के बारे में कुछ पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, ये केमिकल रिएक्शन आपने जरूर देखी होगी। जिस केमिकल रिएक्शन का मतलब है कि जब 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल वाटर के साथ मिलेंगे तो सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ये बना देंगे ग्लूकोज, और साथ में यहां पर रिलीज होगी ऑक्सीजन। मतलब मैं ये कह सकती हूं कि वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ऑर्गेनिक सब्सटेंस यानी ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएंगे और O2 यहां रिलीज हो रही है। तो मैं ये कह सकती हूं कि O2 क्या है, बाय प्रोडक्ट है फोटोसिंथेसिस का। जब आप फोटोसिंथेसिस के बारे में एनसीईआरटी में पढ़ोगे तो पहली इंपॉर्टेंट लाइन जो लिखी हुई है वो ये लिखी हुई है कि ये एक फिजिको केमिकल प्रोसेस है। अब फिजिको का यहाँ पर क्या मतलब है? फिजिको का मतलब है यहाँ लाइट एनर्जी को ट्रैप किया जाता है और केमिकल मतलब उस लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, यानी लाइट एनर्जी को यूज कर कर यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट्स को बनाया जाता है। तो अब देखो, अभी आपने रिएक्शन में पढ़ा कि ये सब कुछ क्लोरोफिल यानी एक ग्रीन पिगमेंट की प्रेजेंस में होता है। तो आपके मेरे पास तो क्लोरोफिल नहीं है, ग्रीन पिगमेंट नहीं है, तो ये हो कहाँ रहा है? तो एक्चुअल में ग्रीन प्लांट्स ही ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, इसीलिए उनको ऑटोट्रॉफ्स भी कह रहे हैं। ऑटो का मतलब सेल्फ और ट्रॉफ का मतलब टू मेक फूड। अब जब आप इस रिएक्शन को ध्यान से देखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि फोटोसिंथेसिस तो एक रिडॉक्स रिएक्शन है। अरे मैम, यहाँ केमिस्ट्री कहाँ से आ गई? तो रिडॉक्स का मतलब है यहाँ पर रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। देखो, यहाँ पर एक कंपाउंड ऐसा होगा जिसकी ऑक्सीडेशन होगी, मतलब वो हाइड्रोजन को रिलीज करेगा, डोनेट करेगा, साथ साथ में इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। तो H2O का क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा, मतलब यहां से H पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे और इन्हीं H पॉजिटिव को कार्बन डाइऑक्साइड यूज कर कर रिड्यूस्ड हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में। तो मतलब ऑक्सीडेशन भी हो रही है और रिडक्शन भी, यानी कि ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है। दूसरा देखो, कोई आपसे पूछ ले कि क्या ये एनाबॉलिक है या कैटाबॉलिक है, तो ये कैसी रिएक्शन है? तो ये एक एनाबॉलिक रिएक्शन है। एनाबॉलिक मतलब जहां पर कुछ बन रहा है। जैसे रेस्पिरेशन आप पढ़ते हो, वो एक कैटाबॉलिक रिएक्शन है, मतलब उसमें ग्लूकोज टूट रहा है ताकि हमें एनर्जी मिले। यहां पर ग्लूकोज बन रहा है, तो ये कैसी रिएक्शन है? एनाबॉलिक। तीसरी बात, क्या यहाँ एनर्जी यूटिलाइज हो रही है या रिलीज हो रही है? तो यहां पर तो एनर्जी यूटिलाइज हो रही है, तो ये एक एंडरगोनिक रिएक्शन है, एक्सर्गोनिक रिएक्शन ये नहीं है। आगे देखो, अगर कोई आपसे पूछ ले कि रिक्वायरमेंट क्या क्या है फोटोसिंथेसिस की, तो अभी तो पढ़ा एक ग्रीन पिगमेंट तो होना ही चाहिए, तो वो मिलेगा लीफ में या प्लांट के ग्रीन पार्ट्स में। साथ ही साथ यहाँ लाइट यानी कि सनलाइट होनी चाहिए, और तो और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर यानी कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होने चाहिए। अरे इतना तामझाम कर रहे हैं, इसका इंपॉर्टेंस क्या है? तो देखो, फोटोसिंथेसिस का इंपॉर्टेंस है, सबसे पहली बात तो ये प्राइमरी सोर्स है फूड का अर्थ के ऊपर। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, कोई फूड चेन, फूड वेब कुछ भी नहीं चलेगा, ये संसार ही नहीं चलेगा, क्योंकि प्लांट्स ही एक इकलौते ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो खुद से खाना बना रहे हैं। हम सब भी उन्हीं प्लांट्स पर डिपेंडेंट है। फिर देखो, ये रिस्पॉन्सिबल है ऑक्सीजन रिलीज करने के लिए। अभी तो पढ़ा कि फोटोसिंथेसिस का बाय प्रोडक्ट होता है ऑक्सीजन, और इसी ऑक्सीजन की वजह से हम क्या हैं? जिंदा। अब देखो, फोटोसिंथेसिस को पढ़ने के लिए ना आपने अपनी पिछली क्लासेस में यानी कि 10th क्लास में कुछ अर्ली एक्सपेरिमेंट्स पढ़े थे। एक बार उन एक्सपेरिमेंट्स को रिकॉल करेंगे क्योंकि ऐसा ही एनसीईआरटी ने हमें कहा है, और उसके बाद हम चलते हैं आगे। तो सबसे पहली बात हमारे पास है अर्ली एक्सपेरिमेंट, और जिसमें पहला एक्सपेरिमेंट आप पढ़ोगे वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट। अब वेरीगेटेड लीफ क्या होती है? आपने क्या कभी कोई ऐसी लीफ देखी है कि जो ग्रीन कलर की लीफ तो है पर उसमें ना थोड़ा सा नॉन ग्रीन पार्ट भी है, मतलब कहीं कहीं से ना, ओहो येलो बना दी मैंने, ठीक है।
तो मतलब एक ग्रीन कलर की तो लीफ है, पर उसमें कहीं कहीं पर थोड़ा सा येलोइश या ब्राउनिश पार्ट है। तो ऐसी लीफ जहां पर ग्रीन के साथ और भी कुछ पिगमेंट्स मतलब येलोइश पार्ट वगैरह होता है लीफ में, उसको वेरीगेटेड लीफ बोलते हैं। तो जहां ये येलो पार्ट है ना, वहां मतलब कि क्लोरोफिल नहीं है। तो देखो ये जो वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट है, इसका करने का एक मकसद है। इसका मकसद ये है कि ये आपको बता रहा है कि कैसे क्लोरोफिल और सनलाइट जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। यानी कि ये क्या करेंगे, देखो या तो वेरीगेटेड लीफ ले लो, या आप एक काम करो, एक नॉर्मल लीफ है उसमें आप एक साइड से एक काले पेपर से, काले कागज से इसको कवर कर दो। अब होगा क्या, जब सनलाइट की प्रेजेंस में ये प्लांट फोटोसिंथेसिस करेगा, तो फोटोसिंथेसिस करेगा तो ग्लूकोज यहां पर बनेगा। अब याद रखना, कहीं पर भी प्लांट में ग्लूकोज बन रहा है ना, तो वो ग्लूकोज स्टोर हो रहा है स्टार्च में। अब बाहर से देखने में तो आपको नहीं पता चलेगा ना कि अंदर स्टार्च है या नहीं। तो इसके लिए हम करते हैं एक टेस्ट, उस टेस्ट को हम बोलते हैं आयोडीन टेस्ट। आयोडीन टेस्ट मतलब एक काम करना, घर में एक पोटैटो लेना, आलू लेना, ठीक है, और आयोडीन की कुछ ड्रॉप्स, आराम से मार्केट से आपको आयोडीन सॉल्यूशन मिल जाएगा। पोटैटो में स्टार्च होता है, तो जब आप उसमें आयोडीन की ड्रॉप्स डाल दोगे ना, वो बिल्कुल ब्लू ब्लैक से कलर का हो जाएगा। इसी तरह से जहां पर भी लीफ में फोटोसिंथेसिस हुई है वहां स्टार्च है तो वहां आप आयोडीन डालोगे तो वो ब्लू ब्लैक कलर का हो जाएगा। तो अब देखो, जब आप इस ग्रीन वाले पोर्शन में आयोडीन डाल रहे हो तो ये पोर्शन क्या हो जाएंगे, ब्लूइश ब्लैक कलर के हो जाएंगे। यानी यहाँ स्टार्च प्रेजेंट था, मतलब यहाँ फोटोसिंथेसिस हुई है। लेकिन वही जो ये कवर्ड पार्ट है उसमें जब आप आयोडीन डालोगे तो ये वाले एरियाज अनअफेक्टेड रहेंगे स्टार्च से। कहने का मतलब ये है कि जहां पर क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा, लाइट प्रेजेंट होगी, वहां सनलाइट मतलब फोटोसिंथेसिस होगी, फोटोसिंथेसिस होगी तो ग्लूकोज होगा, ग्लूकोज स्टार्च की फॉर्म में प्रेजेंट होगा। और इसी से हमें पता चलता है कि हमें लाइट और क्लोरोफिल की रिक्वायरमेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए। क्योंकि यहाँ पर आपने, यहाँ पर देखो, यहाँ हाइड कर दिया आपने इसको, मतलब इसको लाइट नहीं मिल रही इस पोर्शन को। तो जो ये टेस्ट आया अपना स्टार्च टेस्ट, ये भी नेगेटिव आया। ऐसे ही अगर आप वेरीगेटेड लीफ में करोगे तो जो येलोइश पार्ट है उसमें जब स्टार्च टेस्ट करोगे तो वो भी क्या आएंगे, नेगेटिव ही आएंगे। दूसरा एक्सपेरिमेंट हमारे पास आता है हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट, या फिर इसको आप बोल रहे हो मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। देखो, जैसे पिछले एक्सपेरिमेंट में आपने प्रूव किया कि CO2 और सनलाइट के बिना फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकती है, इस एक्सपेरिमेंट में बच्चों आप प्रूव करोगे कि CO2 के बिना फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकती। कैसे? ये एक प्यारा सा पौधा है, आप क्या करो, एक ऐसे ग्लास जार या बीकर कुछ भी ले लो, उसमें ना पहली चीज जो आप डालोगे वो KOH का या तो सॉल्यूशन डालो या KOH डिप्ड कॉटन डालो। अभी बताती हूँ ये क्यों डालना है। फिर एक कॉर्क ले लो जिसको अंदर से आपने ऐसे रिमूव कर दिया, उसका मतलब खाली कर दिया। तो इस कॉर्क के थ्रू आप लीफ को आधा इस बीकर के अंदर डाल रहे हो, आधा बाहर रख रहे हो। ये सारा सेटअप सनलाइट में है, सनलाइट इसमें पड़ रही है। अब देखो होगा क्या ना, KOH क्या करता है, KOH जो होता है वो CO2 की प्रेजेंस में, KOH क्या करता है, CO2 की प्रेजेंस में बना लेता है KHCO3, यानी पोटेशियम कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट बना लेता है, यानी फ्री CO2 नहीं है। अब देखो, जब यहाँ सनलाइट पड़ेगी, फोटोसिंथेसिस होगी, तो जो लीफ का पार्ट हाफ बाहर था उसमें जब आप आयोडीन डालकर स्टार्च टेस्ट करोगे, वहां तो ये आयोडीन टेस्ट पॉजिटिव आएगा, स्टार्च टेस्ट पॉजिटिव आएगा, मतलब वो सरफेस ब्लू ब्लैक कलर का हो जाएगा। लेकिन जो लीफ का पोर्शन इस बीकर के अंदर था वो क्या होगा, उस पर कोई स्टार्च टेस्ट का फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि वहां CO2 नहीं थी, वहां फोटोसिंथेसिस नहीं हुई, ग्लूकोज नहीं बना, स्टार्च नहीं बना, तो आयोडीन डालने से भी कोई फर्क नहीं पड़ा। तो मतलब दूसरा एक्सपेरिमेंट हमें बता रहा है कि CO2 क्यों जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। देखो, अब अर्ली एक्सपेरिमेंट हो गए, अब नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट जो आप पढ़ोगे वो आप पढ़ोगे एक्सपेरिमेंट बाय जोसेफ प्रिस्ली। तो देखो, प्रिस्ली साहब ने क्या किया, 1733 से लेके 1804 तक सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट किए, जिन एक्सपेरिमेंट को हम बोलते हैं बेल जार एक्सपेरिमेंट। बेसिकली जोसेफ प्रिस्ली ने क्या किया, ये बताया कि एयर का क्या रोल है प्लांट की ग्रोथ में। अभी इसको आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा। उससे पहले ये याद रखना, प्रिस्ली साहब ने ही बताया था O2 के बारे में। O2 को डिस्कवर किसने किया था, प्रिस्ली ने, 1774 में। ये ईयर भी याद रखना। अब देखो, आज तुम्हें पता है कि फोटोसिंथेसिस का बाय प्रोडक्ट जो है वो ऑक्सीजन है। उस टाइम पे प्रिस्ली साहब को नहीं पता था, तो प्रिस्ली साहब ने जो ऑक्सीजन की डिस्कवरी की है वो एनवायरमेंट में की है, फोटोसिंथेसिस के बाय प्रोडक्ट की तरह नहीं की है। तो अब देखो, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक बेल जार लिया, क्लोज स्पेस लिया, उसमें एक जिंदा माइस रख दिया और एक कैंडल रख दिया। अब कुछ देर तो सब कुछ सही था, कुछ देर बाद क्या होता है, ये कैंडल भी एक्सटिंग्विश हो जाती है, बुझ जाती है, और ये माउस भी है सफोकेट हो जाता है। अब ये तो बड़े हैरान, ये इसकी ऑब्जर्वेशन थी कि बर्निंग कैंडल, और जो एनिमल ऑब्जर्वेशन ये थी कि बर्निंग कैंडल एंड क्लोज स्पेस में जल्दी से क्या हो जाता है, एक्सटिंग्विश हो जाता है, क्योंकि वहां आसपास एयर नहीं है। माउस जो है वो भी सफोकेट हो जाता है। तो कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन ये निकला कि बर्निंग कैंडल और एनिमल जो भी एयर में ब्रीथ कर रहे हैं उसकी वजह से क्या हो रहा है, एयर क्या हो रही है, कुछ तरह से डैमेज हो रही है, कुछ ना कुछ एयर में डैमेज हो रहा है। ठीक है, अब दूसरा काम इन्होंने क्या किया, दूसरा काम इन्होंने यही किया कि सेम सेटअप, जलती हुई कैंडल और
अच्छा खासा हट्टा कट्टा माउस। साथ में इन्होंने रख दिया मिंट प्लांट। अब ये बड़े हैरान कि थोड़ी देर बाद देखा तो माउस भी जिंदा है और कैंडल भी जल रही है। तो ऐसा क्या कर दिया मिंट प्लांट ने कि उसकी वजह से माउस भी जिंदा है और कैंडल भी जल रही है। देखो आज तुम्हें पता है कि माउस जो है वो उसको ऑक्सीजन चाहिए सर्वाइव करने के लिए और साथ साथ वो CO2 रिलीज कर रहा है। आज तुम्हें पता है जलने के लिए भी, फायर के लिए भी, जैसे कैंडल जल रही है तो इसको भी ऑक्सीजन चाहिए और बर्निंग कैंडल से भी जो पॉल्यूशन हो रहा है उसमें भी CO2 वगैरह है। ठीक है, और तुम्हें आज पता है कि प्लांट जब फोटोसिंथेसिस कर रहा है वो O2 रिलीज कर रहा है। उस टाइम प्रिस्टली को नहीं पता था। बस प्रिस्टली की ये कंक्लूजन प्रिस्टली ने निकाला कि प्लांट क्या करते हैं, एयर में वही चीजें रिस्टोर कर देते हैं जो ब्रीथिंग एनिमल या बर्निंग कैंडल वहां से रिमूव कर रहे हैं। इसीलिए तो देखो जब मिंट प्लांट रख दिया तो वही चूहा भी जिंदा है और आग भी क्या कर रही है, जल रही है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा एक्सपेरिमेंट था वो था जैन इंजन हाउस का। जैन इंजन हाउस ने 1730 से लेके 1799 तक एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने बताया कैसे सनलाइट जरूरी है। बेसिकली इन्होंने प्रिस्टली का ही एक्सपेरिमेंट किया, एक बार डार्क में रख के और एक बार सनलाइट में रख के। तो जब इन्होंने प्रिस्टली के सेम सेटअप को, बेल जार वाले सेटअप को डार्क में रखा, सनलाइट नहीं मिल रही है, फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही है, तो फिर वही माइस भी क्या होगा, सफोकेट हो जाएगा और जो कैंडल भी है वो क्या हो जाएगी, एक्सटिंग्विश हो जाएगी। लेकिन जब इन्होंने सेम सेटअप को लाइट में रखा तो फोटोसिंथेसिस हो रही है तो O2 वहां रिलीज हो रहा है, तो माउस भी अपना हट्टा कट्टा ताजा रह रहा है और जो कैंडल है वो भी जलती रह रही है। फिर देखो इंजन हाउस ने एक और काम किया। इंजन हाउस ने एक एक्वेटिक प्लांट लिया। इस एक्वेटिक प्लांट को हम बोलते हैं हाइड्रिला। अब ये सेटअप आप प्यार से देखो ये बीच में इन्होंने रखा हुआ है हाइड्रिला और उसके बाद इन्होंने एक फनल उल्टी करके रख दिया और फिर एक टेस्ट ट्यूब रख दिया। अब देखो ये सारा का सारा सेटअप ना अपना पड़ा हुआ है सनलाइट में। तो इन्होंने देखा थोड़ी देर के बाद इस प्लांट के आसपास कुछ बबल्स बन रहे हैं। अब ये बड़े हैरान, ये बबल्स किस चीज के हैं? तो इन्होंने देखा भी जहां पर भी फोटोसिंथेसिस हो रही है वहां कोई गैस रिलीज हो रही है और उस गैस का नाम है ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन के ही वाटर में क्या बन रहे हैं, बबल्स। तो इनका कंक्लूजन ये निकला कि जो ग्रीन पार्ट्स है प्लांट के वही फोटोसिंथेसिस कर पा रहे हैं और वो ऑक्सीजन रिलीज कर रहे हैं। क्लियर? चले आगे। अगला क्या है हमारे पास, थर्ड एक्सपेरिमेंट है। ये हमें दिया जूलियस वॉन सैच ने 1854 में। तो देखो जूलियस वॉन सैच का क्या मकसद था, इन्होंने बस इतनी सी बात की कि भाई जब फोटोसिंथेसिस होती है ना तो फोटोसिंथेसिस की वजह से जो कंपाउंड बनता है, जो प्रोडक्ट हमारे पास बनता है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, वो होता है ग्लूकोज। ठीक है, पर ये ग्लूकोज स्टोर रहता है स्टार्च की फॉर्म में। और इन्होंने कहा ये जो फोटोसिंथेसिस है ये सिर्फ ग्रीन सब्सटेंस की वजह से हो रही है, जिस ग्रीन सब्सटेंस को हम क्लोरोफिल बोल रहे हैं। और ये ऐसे ही प्लांट में फैला नहीं पड़ा, ये स्पेशलाइज्ड बॉडीज में है जिनको क्लोरोप्लास्ट बोल रहे हैं। तो कंक्लूजन ये निकला, ग्लूकोज स्टार्च की तरह स्टोर हो रहा है ग्रीन प्लांट्स में। अगला हमारे पास जो एक्सपेरिमेंट है वो है TW एंजलमैन का एक्सपेरिमेंट 1843 से 1903 तक। अब 1909 तक। अब इन्होंने क्या किया, एंजलमैन ने क्या किया, देखो एक तो इन्होंने लिया प्रिज्म आपने अपनी फिजिक्स लैब में आराम से देखा होगा, नहीं देखा तो मैं बता देती हूँ। ऐसे ट्रायंगुलर शेप का ग्लास का होता है और इससे क्या होता है ना, जब भी कोई मोनोक्रोमेटिक लाइट, व्हाइट लाइट या सनलाइट पास होती है तो वो अपने स्पेक्ट्रल कलर्स में, जैसे वो विबग्योर हम पढ़ते हैं ना रेनबो वाला, उसमें ये कन्वर्ट हो जाते हैं। तो अब इन्होंने पहला काम ये किया, एक चैम्बर लिया, उसमें इन्होंने सस्पेंशन ले लिया एरोबिक बैक्टीरिया का। इस पूरे चैम्बर में ना एरोबिक बैक्टीरिया फैला हुआ, ठीक है। और दूसरा इन्होंने क्या किया, एक ग्रीन कलर की फिलामेंटस एल्गी ले ली जिसको हम बोल रहे हैं क्लैडोफोरा। क्या बोल रहे हैं उसको, हम बोल रहे हैं क्लैडोफोरा। तो ये ग्रीन कलर की जो फिलामेंटस एल्गी है इसको हम बोल रहे हैं क्लैडोफोरा। अब देखो होगा क्या ना, ये प्रिज्म में से जब सनलाइट जा रही है ये अपने कंपोनेंट कलर में टूट गई है और वो कंपोनेंट कलर्स कौन से हैं, विबग्योर है हमारे पास वो कंपोनेंट कलर। तो इन्होंने थोड़ी देर बाद देखा भी पहले तो हमने उस चैम्बर में एरोबिक बैक्टीरिया को फैलाया था, पर जैसे जैसे फोटोसिंथेसिस हो रही है ये एरोबिक बैक्टीरिया दो एक्सट्रीम साइड्स में इकट्ठे हो गए। अब वो साइड्स कौन सी है, जब इन्होंने वेवलेंथ चेक की तो वो ब्लू रीजन था और रेड रीजन था। कहने का मतलब ये था, इन्होंने कंक्लूजन ये निकाला कि ब्लू वेवलेंथ वाला रीजन और रेड वेवलेंथ वाला रीजन ऐसा रीजन है जहां पर मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस हो रही है। मैक्सिमम वहां फोटोसिंथेसिस हो रही है तो बहुत ज्यादा O2 रिलीज हो रहा है। अब जहां गुड़ वही मक्खियां, जहां O2 ज्यादा रिलीज हो रहा है वहीं पर एरोबिक बैक्टीरिया। ठीक है, तो क्लियर है, इसको एक बार पढ़ लेते हैं। ऑब्जर्वेशन ये थी, बैक्टीरिया मेनली ब्लू और रेड रीजन में, रेड लाइट वाले रीजन में ही एक्यूमुलेट हुए। यहां से इनको फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम मिलता है फोटोसिंथेसिस का। एक्शन स्पेक्ट्रम का क्या मतलब है, अगर आप एक्स एक्सिस पे वेवलेंथ रख दोगे और वाई एक्सिस पे आप फोटोसिंथेसिस मतलब अमाउंट ऑफ O2 रिलीज रख रहे हो तो आपको ये दिख रहा है कि O2 सबसे ज्यादा एक तो ब्लू वेवलेंथ वाले रीजन में और एक रेड वेवलेंथ वाले रीजन में है हमारे पास। ठीक है, तो सबसे ज्यादा ब्लू और रेड वेवलेंथ वाले रीजन में फोटोसिंथेसिस हो रही है।
इसी को इन्होंने बोला एक्शन स्पेक्ट्रम। बाद में पता चलता है कि क्लोरोफिल ए का और बी का जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है वो बिल्कुल मैच हो रहा है एक्शन स्पेक्ट्रम से, ठीक है। तो इट रिजेंबल्स विद एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल ए और बी। मतलब 19th सेंचुरी आते आते तक तो हमें प्लांट फोटोसिंथेसिस के सारे की फीचर्स के बारे में पता चल गया कि प्लांट्स लाइट एनर्जी को यूज करते हैं और CO2 और वाटर का यूज कर कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज बनाते हैं, जो कि एक 6 कार्बन की शुगर है, ठीक है। फिर हमारा जो एक्सपेरिमेंट है अगला वो है कॉर्नीलियस वान नील का एक्सपेरिमेंट। 1897 से 1985 तक इन भाई साहब ने एक्सपेरिमेंट किया। अब इनका जो एक्सपेरिमेंट था वो बेस था पर्पल और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में। इन्होंने ये कहा कि फोटोसिंथेसिस एक लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है जिसमें से एक जो कंपाउंड है उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन होता है मतलब वहां से H पॉजिटिव रिमूव होता है। अब ये जो हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है इसी को कार्बन डाइऑक्साइड यूज कर रिड्यूस होकर बना देंगे कार्बोहाइड्रेट। अब इन्होंने कहा प्लांट्स के केस में तो ये जो कंपाउंड होता है जिसने ऑक्सीडाइज होना है वो है H2O, यानी H2O प्लांट्स के केस में हाइड्रोजन डोनर है और वो ऑक्सीडाइज होकर क्या बना देता है, O2। लेकिन अगर मैं बात करूं ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया की या पर्पल सल्फर बैक्टीरिया की, वहां पर H2 जो हाइड्रोजन डोनर है वो H2O नहीं है, वो है H2S। H2S में से हाइड्रोजन डोनेट होता है और लास्ट में जो हमें गैस मिलती है वो होती है सल्फर और सल्फेट। ये भी एक PYQ है, PYQ वाले सेक्शन में हम इसको करेंगे। कंक्लूजन ये निकला कि O2 इवॉल्व होती है जो ग्रीन प्लांट से, वो वाटर से आ रही है, CO2 से नहीं आ रही। क्योंकि इससे पहले जब तक आपको इस बेसिक के बारे में नहीं पता तो देखो आपको तो ऐसे लगेगा ना कि O तो H2O के पास भी है और O कार्बन डाइऑक्साइड के पास भी है, तो आपको तो ये लगेगा ना कि ये O2 CO2 में से भी आ सकती है। पर इस एक्सपेरिमेंट ने कहा कि ये जो O2 आ रही है ये कैसे आ रही है, ये H2 में से आ रही है। ये कैसे पता चला, तो एक रेडियो आइसोटोप टेक्निक से O18 का ऑक्सीजन का आइसोटोप यूज किया गया, रेडियो एक्टिव आइसोटोप यूज किया गया, तब हमें पता चला। क्लियर है ये सारी बातें? आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो प्लीज लाइक भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। चलो आगे चलते हैं। और एक बात, अगर ये नोट्स आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में फर्स्ट कमेंट पे मैंने पिन कर दिया है इसका लिंक, आप वहां से इन नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो, अच्छे से लेक्चर सुन के इसको याद कर सकते हो। एनसीईआरटी बहुत कंसाइज वे में इसमें कवर है। देखो अगला जो हमारा टॉपिक है वो है साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी कि फोटोसिंथेसिस कहाँ हो रही है। देखो अब तक बचपन से सुनते आ रहे हो कि फोटोसिंथेसिस तो ग्रीन लीव्स में हो रही है और प्लांट के अगर और कोई ग्रीन पार्ट है यानी कि यंग स्टेम वगैरह, उसमें भी फोटोसिंथेसिस हो रही है। लेकिन एक्चुअल में अगर मैं आपको कहूं कि लीव्स में तो फोटोसिंथेसिस हो रही है, पर इसके लिए कुछ स्पेशलाइज सेल्स होते हैं जिन सेल्स को हम बोलते हैं मीजोफिल सेल। तो मीजोफिल सेल जो कि लीफ में प्रेजेंट है उनके पास होते हैं लार्ज नंबर में क्लोरोप्लास्ट। अगर सेल चैप्टर की बात करें उसमें लिखा हुआ है कि मीजोफिल सेल के अंदर 20 से लेके 40 तक क्लोरोप्लास्ट होते हैं। अब इन क्लोरोप्लास्ट की एक खास बात है, सॉरी क्लोरोफिल की एक खास बात है, ये ताकि ये लाइट को ऑप्टिमम ले पाए ना, सही अमाउंट पे लाइट ले पाए, तो ये अपने मतलब से लाइट के हिसाब से अलाइन हो जाते हैं। कैसे? देखो मान लो ये क्या है, ये क्लोरोप्लास्ट है और बहुत ज्यादा तगड़ी लाइट आ रही है, हाई इंटेंसिटी पे लाइट आ रही है। अब हाई इंटेंसिटी से लाइट आ रही है तो ये तो क्लोरोफिल डैमेज हो सकते हैं, तो ये क्या करेंगे, इन लेटरल वॉल्स के पैरेलली अरेंज हो जाएंगे। कैसे अरेंज हो जाएंगे? पैरेलली। देखो इंसिडेंट लाइट के भी पैरेलली अरेंज और इन लेटरल वॉल्स के भी पैरेलली अरेंज हो जाएंगे। इस कंडीशन को हम बोल देते हैं पैरास्ट्रोफ। क्या बोल देते हैं इस कंडीशन को? तो इस कंडीशन को हम बोल देते हैं पैरास्ट्रोफ। तो अगर मैम अगर लाइट इंटेंसिटी कम आ रही है, क्लोरोफिल को प्रॉपर लाइट ही ना मिले, फिर वो क्या करेगा? तो देखो ये आ रही है लाइट इंटेंसिटी, मान लो ये लो लाइट इंटेंसिटी आ रही है, कम लाइट आ रही है, तो ये क्लोरोफिल फिर अपने आप को क्या करेंगे, ऐसे ये लेटरल वॉल थी, ये वाली लेटरल वॉल थी, इस लेटरल वॉल से परपेंडिकुलर अपने आप को अरेंज कर लेंगे और इधर इंसिडेंट लाइट के भी परपेंडिकुलर ये अपने आप को क्या कर रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं, ताकि इन्हें ऑप्टिमम लाइट मिले। देखो सनलाइट कम आ रही है तो अगर ये ऐसे होंगे तो इन्हें कम लाइट मिलेगी ना, तो ये अपने आप को ऐसे करेंगे। इस डायरेक्शन में सनलाइट आ रही है, इन्होंने अपने आप को परपेंडिकुलर कर लिया। इस कंडीशन को हम बोलते हैं एपीस्ट्रोफ। कैसे बोलते हैं? एपीस्ट्रोफ। तो क्या मैम हर वक्त लाइट सिर्फ ज्यादा या कम ही आती है, कभी मॉडरेट नहीं आती? आती है, बिल्कुल आती है। तो देखो अगर मॉडरेट लाइट है तो फिर क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल कैसे अरेंज होंगे? रेंडमली किसी भी डायरेक्शन में अरेंज हो जाएंगे। इस कंडीशन को हम बोलते हैं एपोस्ट्रोफ। तो ये कंडीशन हो जाती है हमारे पास एपोस्ट्रोफ। तो देखो क्लोरोप्लास्ट की अगर मैं बात करूं ना, क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक तो आ जाता है मेम्ब्रेनस सिस्टम, ठीक है, और दूसरा आ जाता है फ्लूइड, यानी जिसे हम स्ट्रोमा बोल रहे हैं। मेम्ब्रेनस सिस्टम में आप ग्रैना पढ़ोगे और स्ट्रोमा लैमेले पढ़ोगे, और फ्लूइड तो क्या है, स्ट्रोमा। जैसे ये देखो ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है, तो ये आपको सबसे अंदर वाली वॉल दिख रही है, इनर वॉल, ये बाहर वाली वॉल यानी कि आउटर वॉल, और इसके बीच का जो स्पेस है उसको हम बोल रहे हैं पेरीप्लास्टिडियल या इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस।
क्लियर है? अब यहाँ पर देखो अंदर जितना भी फ्लूइड पोर्शन है उसको हम बोल रहे हैं स्ट्रोमा। और अब देखो आपको ना ये सिक्के जैसे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं जिसको मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, इस सिक्के जैसे स्ट्रक्चर को हम बोल देते हैं थाइलाकॉइड। और ये थाइलाकॉइड ना एक के ऊपर एक पड़े हुए हैं, जैसे हम घर में कनक या फिर आटे या फिर चीनी तो नहीं, चावल वगैरह के कट्टे लाते हैं तो एक के ऊपर एक कट्टा हम रख देते हैं ना, तो ऐसे ये सिक्के एक दूसरे के ऊपर पड़े हुए हैं। तो इन स्टैक्स को, थाइलाकॉइड के स्टैक्स को हम बोल देते हैं ग्रैना। देखो ये ग्रैनम, एक सिंगुलर में तो ग्रैनम बोलते हैं और ये सारे ग्रैना है, तो हम क्या लिख रहे हैं ग्रैना, मतलब प्लूरल फॉर्म क्या हो जाता है ग्रैना। ठीक है, क्लियर है? तो देखो ये एक सिक्का क्या हो गया, थाइलाकॉइड, एक सिक्का हो गया मेरे पास थाइलाकॉइड, और ये पूरा हो गया ग्रैनम, और प्लूरल इसका होता है ग्रैना। ठीक है, जब आप थाइलाकॉइड को देखो ना, देखो थाइलाकॉइड की एक ये मेम्ब्रेन है, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन सिंगल मेम्ब्रेन होती है, और बीच का ये जो स्पेस है इसको ल्यूमन बोलते हैं। अभी ये चीजें बहुत काम में आएंगी तो ध्यान से इसको समझना। अब एक बहुत आराम से, बहुत ध्यान से एक चीज मेरी सुनो, बहुत आराम से। देखो क्या होता है ना, जो पिगमेंट्स होते हैं जो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं वो अरेंज्ड होते हैं फोटो सिस्टम्स की फॉर्म में, और वो फोटो सिस्टम मिलते हैं यहाँ थाइलाकॉइड में। देखो ये जो रेड कलर से मैं बना रही हूँ ये एक थाइलाकॉइड है, तो इसके ऊपर ना ऐसे फोटो सिस्टम होते हैं, और ये फोटो सिस्टम दो होते हैं। एक होता है हमारे पास PS1 और एक होता है हमारे पास PS2। वैसे अभी हम डिटेल में भी पढ़ेंगे पर ध्यान से अभी पढ़ लो। और अब देखो ये जो मैं अभी बना रही हूँ रेड से ब्लैक, रेड के ऊपर ब्लैक से, ये छुपे हुए जो पोर्शन होते हैं ना जो बाहर से दिख नहीं रहे, इनको हम बोलते हैं एप्रेस्ड सरफेस। क्या बोलते हैं? एप्रेस्ड सरफेस। अब इन एप्रेस्ड सरफेस की ना एक खास बात होती है, यहाँ PS1 नहीं मिलेगा, छुपे हुए सरफेस मतलब एप्रेस्ड सरफेस में PS1 नहीं मिलेगा, यहाँ तुम्हें PS2 मिल जाएगा, यहाँ तुम्हें PS2 मिलेगा। मतलब जो नॉन एप्रेस्ड सरफेस है, छुप बिना दिखे हुए जो सामने से दिख रहे हैं हमें सरफेस, उनमें PS1 और PS2 दोनों है। जो एप्रेस्ड सरफेस है, छुपे हुए सरफेस है, उसमें सिर्फ PS1। अब दूसरी चीज समझो, ये जो ग्रैनम को एक दूसरे से अटैच कर रहे हैं, इसको हम बोल रहे हैं स्ट्रोमल लैमेली। क्या बोल रहे हैं? स्ट्रोमल लैमेली। अब ये तो छुपा हुआ नहीं है कहीं से भी, ये नॉन अप्रेस्ड है। यहां पर हमें जो फोटो सिस्टम मिलता है वो सिर्फ होता है PS1। यानी एक बात अभी बिल्कुल रट लो, बार बार लिख के, बहुत काम आएगी, सच्ची बता रही हूं, कि ये जो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन है इसमें PS1 भी प्रेजेंट है और PS2 भी प्रेजेंट है, और ये जो स्ट्रोमल लैमेली है इसमें सिर्फ PS1 प्रेजेंट है। अब थोड़ा सा तुम्हें बर्डन लग सकता है, वैसे हमने आगे भी इसको पढ़ना है, पर याद करने की कोशिश करना कि ये जहां पर PS1 PS2 प्रेजेंट है, मतलब थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन में, वहां NADP रिडक्टेस करके एक एंजाइम भी प्रेजेंट है। और जहां ये स्ट्रोमल लैमेले में PS2 एब्सेंट है, मतलब जहां सिर्फ PS1 प्रेजेंट है, वहां ये NADP रिडक्टेस एंजाइम भी एब्सेंट है। ठीक है, अगर ये बात समझ नहीं आई तो आगे समझ में आ जाएगी, इसका ज्यादा बर्डन नहीं लेना। कोई तुमसे पूछ ले कि क्या क्लोरोप्लास्ट में अपने राइबोसोम्स मिलते हैं, तो बिल्कुल मिलते हैं। कौन से टाइप के? 70S टाइप के। कमेंट सेक्शन में फटाफट बता दो 70S टाइप राइबोसोम की सब यूनिट्स क्या होगी। ठीक है, और यहाँ पर S का क्या मतलब है, बिल्कुल यही, इसी टाइम स्टैम्प को लिख कर इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिख देना। कोई तुमसे पूछे कि क्लोरोप्लास्ट में कैसा DNA मिलेगा, तो तुम कहना डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर DNA मिलेगा। ये क्या है हमारे पास? ये है हमारे पास स्टार्च, और ये हमें क्या दिख रहा है? लिपिड ड्रॉपलेट। चले आगे, आगे देखो। अब देखो क्लोरोप्लास्ट में ना काम बिल्कुल बटा हुआ है, मतलब यहाँ पर क्लियर डिवीजन ऑफ लेबर है। जैसे तुम्हारे घर में भाई बहनों में काम बन जाता है ना, तू डस्टिंग कर, तू चादर बिछा, ऐसे यहाँ पर बिल्कुल काम बटा हुआ है, यानी यहाँ क्लियर डिवीजन ऑफ लेबर है। कैसे? ये जो मेम्ब्रेनस सिस्टम है, मेम्ब्रेनस सिस्टम मतलब जो कि हमारा ग्रेना वाला पार्ट है और स्ट्रोमल लैमेले वाला पार्ट है, तो इसमें क्या होती है ना, इसमें लाइट रिएक्शन होती है, यानी यहाँ पर लाइट ट्रैप होती है, और लाइट एनर्जी से यहाँ सिंथेसिस किया जाता है ATP का और NADPH का, जो कि एनर्जी करेंसी है। ATP मतलब एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, और NADPH मतलब निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फोस्फेट। ये एनर्जी स्टोर करते हैं, और ये इनका रोल होता है केमिकल रिएक्शंस में ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस में। ठीक है, तो यहाँ पर जो लाइट रिएक्शन है वो कहाँ हो रही है? मेम्ब्रेन सिस्टम में। और जो फ्लूइड पार्ट है यानी स्ट्रोमा पार्ट है, उसमें होती है डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन मतलब जो रिएक्शन लाइट पे डिपेंडेंट नहीं होती, यानी लाइट इंडिपेंडेंट फेस। अब इसमें क्या होता है ना, ये ट्रैप करता है CO2 को। डार्क रिएक्शन में CO2 ट्रैप होती है और CO2 कन्वर्ट हो जाती है ग्लूकोज में और स्टोर होती है स्टार्च की फॉर्म में। तो मतलब अगर मैं मोटे मोटे तौर पर कहूं तो फोटोसिंथेसिस को दो हिस्सों में तुम बांट सकते हो। एक तो लाइट रिएक्शन यानी लाइट डिपेंडेंट फेस, एक लाइट इंडिपेंडेंट फेस यानी कि डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन मतलब जो थाइलाकॉइड रीजन में हो रही है क्लोरोप्लास्ट के, यहाँ पर लाइट एब्जॉर्ब हो रही है सन से और वो कन्वर्ट हो रही है केमिकल एनर्जी में। एक और चीज याद रखना, आगे भी पढ़ेंगे, यहीं पर क्या होता है, जहां मेम्ब्रेनल सिस्टम है, यहीं पर क्या होता है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर भी होता है, यानी कि पानी टूटता है। दूसरा क्या है? लाइट इंडिपेंडेंट फेस यानी कि डार्क रिएक्शन, जो
डायरेक्टली लाइट पे डिपेंड नहीं हो रहा, पर प्रोडक्ट ऑफ लाइट पे डिपेंड कर रहा है। यानी यहाँ पर CO2 से क्या बनता है, ग्लूकोज C6H12O6, और उसको बनने के लिए लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स की जरूरत होती है, ATP और NADPH की जरूरत होती है। ठीक है, अगला देखो, पिगमेंट्स इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस। कौन से पिगमेंट है जो फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं? तो सबसे पहली बात, पिगमेंट क्या है? पिगमेंट, लीव्स का जो भी हम कलर देखते हैं वो कुछ पिगमेंट्स की वजह से होता है। सिर्फ एक पिगमेंट, ग्रीन पिगमेंट की वजह से नहीं होता, और भी पिगमेंट होते हैं। पिगमेंट के पास ये एबिलिटी होती है कि वो डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट को एब्सॉर्ब कर सके। पिगमेंट के पास ये एबिलिटी हो सकती है कि वो इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर सके। अब आपको लीफ तो दिखने में ग्रीन लग रही है, और मैं कह रही हूं उसमें अलग अलग पिगमेंट है, अलग अलग कलर के, तो आपको ये पिगमेंट कैसे दिखेंगे? इसके लिए आप कर सकते हो पेपर क्रोमेटोग्राफी। ये भी PYQ है, देखो 2021 का PYQ था। इतना सिंपल PYQ है ये कि आप पिगमेंट्स को कैसे देख सकते हो पेपर क्रोमेटोग्राफी से। देखो, पिगमेंट्स हमें यहाँ मिलते हैं, तो हमें यहाँ मिलते हैं क्लोरोफिल A, क्लोरोफिल B, ज़ैंथोफिल और कैरोटीनॉइड्स। यहां पर एक्चुअल में कैरोटीनॉइड्स नहीं आना चाहिए था, यहां पर आना चाहिए था कैरोटीन। ये NCERT की गलती है। कैरोटीनॉइड्स में ज़ैंथोफिल और कैरोटीन दोनों आ जाते हैं, पर चलो कोई बात नहीं, हमने NCERT के अकॉर्डिंग चलना है। देखो, क्लोरोफिल A, आपको ये सारे पिगमेंट आपको इस पेपर क्रोमेटोग्राफी में कौन कौन सी कलर के दिख रहे हैं, इसको आप ऐसे याद रखोगे। आप लिख लो विबग्योर। विबग्योर तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। तो विबग्योर में देखो, ये जो ब्लू ग्रीन है ये क्लोरोफिल A है। उसके बाद येलो ग्रीन है वो क्लोरोफिल B है। सिर्फ येलो है तो वो ज़ैंथोफिल है, और येलो ऑरेंज है तो वो क्या हो जाएगा, कैरोटीनॉइड्स। ठीक है, ये सारे क्या है, अपने पास पिगमेंट है। ये डिफरेंट डिफरेंट लाइट की, डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट्स को एब्जॉर्ब करते हैं, और फिर उसी एनर्जी को ये ट्रांसफर कर देते हैं क्लोरोफिल A में। मतलब डायरेक्ट क्लोरोफिल A सारी लाइट नहीं लेता है। असेसरी पिगमेंट्स जो होते हैं, क्लोरोफिल B, ज़ैंथोफिल और कैरोटीनॉइड्स, ये असेसरी पिगमेंट होते हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करके क्लोरोफिल A तक लाइट एनर्जी को पहुंचाते हैं। तो इनका एक और काम भी होता है, ये जो एसेसरी पिगमेंट होते हैं, एसेसरी पिगमेंट यानी क्लोरोफिल B, ज़ैंथोफिल और कैरोटीनॉइड, इनका एक और काम भी होता है, ये क्लोरोफिल A को फोटो ऑक्सीडेशन से होने से बचाते हैं। फोटो मतलब लाइट और ऑक्सीडेशन मतलब डैमेज, तो लाइट से होने वाले डैमेज से ये बचाते हैं। तो देखो बच्चों, अब ये हमारे पास कुछ ग्राफ दिए हुए हैं। ग्राफ बेसिकली एक्स एक्सिस पे है हमारे पास वेवलेंथ, तो यहाँ एक्स एक्सिस पे हमारे पास होगी वेवलेंथ लाइट की, और वाई एक्सिस पे हमारे पास अलग अलग चीजें दी हुई हैं। जैसे फर्स्ट ग्राफ आप देखोगे तो वो है हमारे पास एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल A, B और कैरोटीनॉइड्स। ध्यान से इस ग्राफ को देखोगे तो आपको यहाँ पर नीचे देखो वेवलेंथ लिखी हुई है 400, 500, 600 और 700। देखो ये हो गया अपने पास 400, 500, 600 और 700। तो ये जो रीजन है ना हमारे पास, ये होता है हमारे पास ब्लू रीजन, और ये जो रीजन है हमारे पास, ये होता है हमारे पास रेड रीजन। एक पीक आपको ये जो ब्लू कलर से दिख रही है, तो ये है हमारे पास क्लोरोफिल A। ठीक है, और इधर ये ग्रीन वाली जो दिख रही है वो क्लोरोफिल B है। तो आप देखो 400 से 500 वाले रीजन में, मतलब मोटे मोटे तौर पर ब्लू वेवलेंथ वाली लाइट के रीजन में क्लोरोफिल B की मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन पीक आ रही है, और रेड वाले रीजन में देखोगे तो क्लोरोफिल A की क्या आ रही है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन पीक आ रही है। तो पहली बात तो याद रखो कि ये जो ग्राफ A है ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बता रहा है क्लोरोफिल A, B और कैरोटीनॉइड्स का, और ये बता रहा है कि ब्लू रीजन में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन क्लोरोफिल B कर रहा है, और रेड रीजन पे मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन क्लोरोफिल A कर रहा है। ओवरऑल एब्जॉर्प्शन आप देखोगे तो ब्लू रीजन में ज्यादा होगा एज कंपेयर टू रेड रीजन। दूसरा आप देखते हो कि यहाँ पर एक्स एक्सिस में तो वेवलेंथ ही है, और वाई एक्सिस में O2 कितना रिलीज हो रहा है, मतलब फोटोसिंथेसिस कितनी हो रही है। तो सबसे ज्यादा O2 इन दो पीक पे, रेड और ब्लू पीक पे ही रिलीज हो रहा है, और यहां से फिर हमें पता चल रहा है ये एक्शन स्पेक्ट्रम है। यहां से हमें कुछ चीजें पता चल रही हैं। पहली बात तो एक्शन स्पेक्ट्रम का क्या मतलब है कि ये बता रहा है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट में कितनी हो रही है। तो क्लोरोफिल A जहां पर है वहीं पर सबसे ज्यादा ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है, यानी सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस वहीं हो रही है। तो यहां से हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि क्लोरोफिल A चीफ पिगमेंट है फोटोसिंथेसिस का। ग्राफ 3 को बच्चों जब आप देखोगे तो आपने क्या किया, देखो ये ऊपर वाला ग्राफ, ये जो A का बना हुआ था हमारे पास, एक तो उसको लिया, और फिर ये O2 वाला जो ग्राफ है उसको इसके ऊपर इम्पोज किया। तो यहाँ ये एक्शन स्पेक्ट्रा को हमने इम्पोज कर रखा है, सुपर इम्पोज कर रखा है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल A के ऊपर। तो हमें पता चल रहा है कि जहां जहां पर क्लोरोफिल A है वहीं पर ज्यादा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है, यानी फोटोसिंथेसिस ओवरऑल कंक्लूजन निकलेगा ब्लू और रेड रीजन में ज्यादा है। क्लोरोफिल A चीफ पिगमेंट है, बाकी पिगमेंट यानी एसेसरी पिगमेंट है क्लोरोफिल B, ज़ैंथोफिल और कैरोटीनॉइड्स जो एब्जॉर्ब करें डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट को, और ये क्लोरोफिल A को फोटो ऑक्सीडेशन से भी बचा रहे हैं।
अब हमारा जो काम स्टार्ट होता है वो है फोटो सिस्टम। अभी भी मैंने बताया था कि फोटो सिस्टम मतलब ग्रुप ऑफ पिगमेंट जो डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट को एब्सॉर्ब करे। जब आप फोटो सिस्टम को देखोगे यहाँ आपको दो चीजें मिलेंगी, एक मिलेगा लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स जिसको आप एंटीना मॉलिक्यूल भी बोल रहे हो, और एक मिलेगा रिएक्शन सेंटर। बेसिकली जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्पोनेंट है कॉम्प्लेक्स है उसमें सभी के सभी पिगमेंट्स हैं एक्सेप्ट फॉर क्लोरोफिल ए, और जो रिएक्शन सेंटर है उसमें सिर्फ एक सिंगल मॉलिक्यूल है क्लोरोफिल ए का, और ये दोनों मिलकर फोटो सिस्टम बना रहे हैं। अब हमारे पास है ना जितने भी पिगमेंट्स होते हैं वो दो फोटो सिस्टम में अरेंज होते हैं, एक है फोटो सिस्टम 1 और दूसरा है फोटो सिस्टम 2। ये इनकी डिस्कवरी की सीक्वेंस में नेम किए गए हैं। फोटो सिस्टम 1 पहले डिस्कवर किया गया था तो इसीलिए उसको फोटो सिस्टम 1 बोल दिया, और जो बाद में डिस्कवर किया गया उसको फोटो सिस्टम 2 बोल दिया। ठीक है, तो फोटो सिस्टम के पास क्या है, एक क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल है और एसेसरी पिगमेंट है। यानी आप ये कह सकते हो एक तो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है जिसको एंटीना भी बोल रहे हो, जिसमें सारे के सारे जो पिगमेंट्स हैं एक्सेप्ट फॉर 1 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए, और जहां पर सिंगल क्लोरोफिल ए प्रेजेंट है उसको रिएक्शन सेंटर बोल रहे हैं। दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं हमारे पास फोटो सिस्टम। ये जो फोटो सिस्टम बना है इसका रिएक्शन सेंटर जो होता है यानी इसका जो क्लोरोफिल ए है वो मैक्सिमम 700 नैनोमीटर की लाइट को एब्सॉर्ब कर सकता है, इसीलिए इसको P700 भी बोलते हैं। और जो फोटो सिस्टम 2 है उसका जो रिएक्शन सेंटर है वो एब्सॉर्ब कर सकता है लाइट को 680 नैनोमीटर तक, इसीलिए उसको P680 भी बोल रहे हैं। ये याद रखना, जैसे नीट में अगर आपके 720 में से 680 मार्क्स आते हैं तो आप सेकंड आए हो, और अगर 700 मार्क्स आते हैं तो आप फर्स्ट आए हो। तो अब देखो ये आपको एक डायग्राम भी दिखाया हुआ है, ये डायग्राम आपको फोटो सिस्टम का ही दिखाया हुआ है। ये पिगमेंट मॉलिक्यूल दिख रहे हैं, ये रिएक्शन सेंटर दिख रहे हैं, यहाँ से सनलाइट आ रही होगी तभी तो ये फोटोन दिखा रखा है, और ये प्राइमरी एक्सेप्टर है। ये इसके बारे में प्राइमरी एक्सेप्टर वगैरह के बारे में आप आगे भी पढ़ोगे। अब देखो हमने कहा जो लाइट रिएक्शन है, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है वो मेम्ब्रेनल सिस्टम में हो रही है, और जो डार्क रिएक्शन है वो स्ट्रोमा में हो रही है। तो चलो अपने चैप्टर का मेन पोर्शन अब स्टार्ट करते हैं, लाइट रिएक्शन। देखो लाइट रिएक्शन को आप बायोकेमिकल फेज भी बोलते हो, और जब डार्क रिएक्शन पढ़ोगे वहां आपको पता चलेगा उसको हम बायो सिंथेटिक फेज भी बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास, जो लाइट रिएक्शन है उसको हम फोटोकेमिकल फेज भी बोल रहे हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, लाइट की एब्जॉर्प्शन हो रही है, वाटर की स्प्लिटिंग हो रही है, ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है, और एटीपी और एनएडीपीएच बन रहे हैं। इस लाइन को ध्यान से देख लो, लाइट रिएक्शन में लाइट पहले एब्जॉर्ब हो रही है, वाटर की स्प्लिटिंग हो रही है, ऑक्सीजन रिलीज हो रही है, और लास्ट में क्या हो रहा है, एटीपी और एनएडीपीएच बन रहे हैं। देखो अब आप जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बुक में पढ़ते हो तो ये बड़ा एक सिंपल सा डायग्राम दिया हुआ है जो कि इनकम्प्लीट है, इसकी वजह से ये पैराग्राफ आपको ढंग से समझ में नहीं आता है। आप 5 मिनट का पेशेंस रख के मेरे अकॉर्डिंग इस डायग्राम को समझो, फिर हम इसमें वापस आते हैं। तो देखो हमने क्या किया ना, यहाँ हमने ले लिया फोटो सिस्टम 2, एक अच्छा सा पेन कलर लेते हैं हम, हाँ। तो यहाँ हम ले लिया फोटो सिस्टम 2 जो मैक्सिमम 680 नैनोमीटर की लाइट को एब्सॉर्ब कर सकता है, यानी कि P680 ले लिया, और इधर हमने ले लिया फोटो सिस्टम 1 यानी कि P700 ले लिया। अब देखो जब सनलाइट पड़ेगी ना 680 नैनोमीटर की, तो पहली बात तो याद रखो ये जो फोटो सिस्टम 2 होता है ना, इसके आसपास इसके पास एक OEC कॉम्प्लेक्स होता है। OEC मतलब O2 इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। इस O2 इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स में क्या होता है ना, वाटर की स्प्लिटिंग होती है, यानी यहाँ 2 मॉलिक्यूल जब पानी के टूटेंगे तो 4 हाइड्रोजन निकलेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, मतलब 4 प्रोटॉन निकलेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और 1 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल निकलेगा। अब ये तो पड़ा रहेगा यहीं पर, मतलब स्ट्रोमा वाले रीजन में पड़े रहेंगे, ये H पॉजिटिव पड़े रहेंगे, ठीक है। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन है ये आगे ट्रांसपोर्ट होंगे, कैसे, जैसे ही इस फोटो सिस्टम में सनलाइट पड़ेगी 680 नैनोमीटर की, ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके अपनी नियरेस्ट ऑर्बिट में जंप कर जाएंगे, और वहां से इनको लेगा इनका प्राइमरी एक्सेप्टर। तो कोई आपसे पूछ ले PS2 का प्राइमरी एक्सेप्टर क्या है, आप बोल दोगे फियोफाइटिन। PH मतलब यहाँ पर फियोफाइटिन। यकीन मानो अगर आपको ये टॉपिक समझ आ गया तो कीमियो ऑस्मोटिक आपको चुटकियों में समझ में आएगा, तो पेशेंस रखो, ये एनसीईआरटी का ही पार्ट है, घबराना नहीं। तो देखो PS2 का जो प्राइमरी एक्सेप्टर है, मतलब जो सबसे पहले यहां से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है वो है फियोफाइटिन, प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ PS2। अब यहां से ना ये इलेक्ट्रॉन एक प्रॉपर चेन में चलेगा, मतलब डिफरेंट डिफरेंट कैरियर्स लगे होंगे, उससे ये इलेक्ट्रॉन पास होता जाएगा और एटीपी और एनएडीपीएच बनेंगे। तो देखो फियोफाइटिन से ये इलेक्ट्रॉन जा रहा है प्लास्टोक्विनोन में। कहां जा रहा है, प्लास्टोक्विनोन। प्लास्टोक्विनोन एक मोबाइल इलेक्ट्रॉन एज वेल एज प्रोटॉन कैरियर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, पीवाईक्यू से क्वेश्चन पूछा गया। मैं इतना इंसिस्ट कर रही हूं कि ये प्लास्टोक्विनोन H पॉजिटिव कैरियर है, क्योंकि कीमियो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस में आपको ये चीज पता चलेगी। अब देखो PQ से, प्लास्टोक्विनोन से ये
इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं साइटोक्रोम B6 कॉम्प्लेक्स में। साइटोक्रोम B6 कॉम्प्लेक्स क्या है? एक आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स है। उसके बाद यहां से ये जा रहे हैं प्लास्टोसाइनिन में। PC यहां पर मतलब प्लास्टोसाइनिन, जो एक मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है और इसके पास कॉपर भी प्रेजेंट होता है। और प्लास्टोसाइनिन से ये इलेक्ट्रॉन चले गए हैं PS1 में। PS1 को जब 700 नैनोमीटर वेवलेंथ लाइट मिलेगी तो ये भी यहां से PS1 से भी इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर अपने प्राइमरी एक्सेप्टर पे चल जाएंगे। तो कोई आपसे पूछे PS1 का प्राइमरी एक्सेप्टर कौन है, तो आप बोलोगे FeS। FeS मतलब आयरन सल्फर प्रोटीन। अब FeS से PS1 का प्राइमरी एक्सेप्टर यानी FeS से ये इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं FD यानी कि फेरेडोक्सिन में। और फेरेडोक्सिन में यहां बाहर की साइड क्या है? एक एंजाइम प्रेजेंट है जिसको हम बोल रहे हैं NADP रिडक्टेस। NADP रिडक्टेस क्या करेगा? इन इलेक्ट्रॉन को यूज कर कर और बाहर स्ट्रोमा से प्रोटॉन को यूज कर कर NADP पॉजिटिव को कन्वर्ट करवा देगा NADPH2 में। ठीक है, क्लियर है ये चीज? तो यहां से देखो हमारे पास एक जगह तो ATP बन रही है, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रेवल कर रहे हैं तो एनर्जी जो ट्रैप हो रही है उससे ADP से ATP बन रही है, और एक जगह हमारे पास NADPH बन रहा है। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, यहां पर ऊपर एक लाइन आपको मिलेगी रिडॉक्स पोटेंशियल। रिडॉक्स पोटेंशियल क्या है? आप एक बात को गांठ बांध लो, जिसका जितना ज्यादा रिडॉक्स पोटेंशियल होगा ना उसके पास उतनी ज्यादा एबिलिटी होगी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की। मतलब अगर किसी का हाई रिडॉक्स पोटेंशियल है तो वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, और जिसका लो रिडॉक्स पोटेंशियल है वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? रिलीज करेगा। ये दो बातें याद रखो। तो मतलब जब मैं बोल रही हूं कि प्लास्टोक्विनोन से साइटोक्रोम B6 कॉम्प्लेक्स में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है साइटोक्रोम B6 कॉम्प्लेक्स, तो उसका रिडॉक्स पोटेंशियल ज्यादा है, प्लास्टोक्विनोन का कम है। फिर साइटोक्रोम B6F से प्लास्टोसाइनिन में जा रहे हैं तो प्लास्टोसाइनिन का रिडॉक्स पोटेंशियल ज्यादा है, वो एक्सेप्ट कर रहा है, और साइटोक्रोम B6 का कम है। तो अब ये जो मूवमेंट है ना इलेक्ट्रॉन की, इसको हम बोलते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में से इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है, और इसको हम बोलते हैं कि ये डाउन हिल मूवमेंट है। क्या है? डाउन हिल मूवमेंट है। तो देखो PS2 से जब इलेक्ट्रॉन ऊपर गए प्राइमरी एक्सेप्टर के पास, ये अपहिल मूवमेंट। प्राइमरी एक्सेप्टर PS2 के प्राइमरी एक्सेप्टर से ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जा रहा है, ये डाउनहिल मूवमेंट है। उसके बाद PS1 से जब ये उसके प्राइमरी एक्सेप्टर पे जा रहा है, ये भी अपहिल मूवमेंट है। जब आप इसको देखोगे तो ये आपको एक Z शेप स्ट्रक्चर दिखेगा। इस Z शेप स्ट्रक्चर को हम बोल रहे हैं Z स्कीम, इसकी करेक्टरिस्टिक शेप की वजह से। इसी को हम आगे पढ़ेंगे कि इसी चीज को हम नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइजेशन भी बोल देते हैं। आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर होगा। एक बार इसको एनसीईआरटी के डायग्राम में देख लेते हैं। बेसिकली जो चीज मैंने आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बताई हुई है, वहां पर बस यही है कि आपको एनसीईआरटी में उस इलेक्ट्रॉन कैरियर्स का नाम नहीं दिया हुआ, बाकी सब कुछ सेम है। देखो ये LHC लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स PS2, इसको वेवलेंथ ऑफ लाइट मिली 680, यहां पर पानी टूट रहा है। बस एक डिफरेंस है, देखो एनसीईआरटी ने दिखाया एक वाटर मॉलिक्यूल टूट रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, 2 प्रोटॉन निकल रहे हैं, और खाली एक O दिखाया हुआ है, नेसेंट ऑक्सीजन दिखाया हुआ है, ऑक्सीजन गैस का मॉलिक्यूल नहीं दिखाया हुआ। यहां मैंने आपको दिखाया है कि 2 वाटर मॉलिक्यूल टूट रहे हैं ताकि एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आपको दिख सके। तो दोनों ही चीजें सही हैं, ये मत सोचना कि मैंने ये गलत लिख दिया। ठीक है, तो देखो क्या मिली इसको? 680 नैनोमीटर की लाइट मिली। तो यहां से इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुए, तो इसके प्राइमरी एक्सेप्टर फियोफाइटिन ने लिया। उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में गया, PS1 में गया। PS1 में जब 700 नैनोमीटर की लाइट मिली तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके इसके प्राइमरी एक्सेप्टर यानी FeS में गए। ठीक है, और वहां पर एक एंजाइम प्रेजेंट था NADP रिडक्टेस, जिसने NADP पॉजिटिव को NADPH में कन्वर्ट कर दिया। और इधर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जब इलेक्ट्रॉन जा रहा था तो जो एनर्जी ट्रैप हो रही थी उसकी हेल्प से हमने ATP बना लिया। अब लाइन टू लाइन एक बार इसको पढ़ लो। देखो क्या लिखा है, इन PS2 में रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल A का कितने नैनोमीटर की रेड लाइट को एब्जॉर्ब करेगा? 680 नैनोमीटर। इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा और अपने पास वाली ऑर्बिट में जंप कर लेगा, वहां से इलेक्ट्रॉन को उसका प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर यानी कि फियोफाइटिन एक्सेप्ट कर लेगा। फिर ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जा रहा है जिसमें साइटोक्रोम भी है। देखो यहाँ कहीं साइटोक्रोम नहीं लिखा, टेक्स्ट में लिखा है, पर अब आपको पता चल गया साइटोक्रोम कहाँ है। और ये कुछ भी बाहर नहीं है, क्योंकि ये इवेंचुअली ये सारी चीजें आपने कीमिया ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस में पढ़नी है। अगर अभी आप नहीं पढ़ोगे तो वो चीज आपको समझ में नहीं आएगी। तो ये मत सोचना ये एनसीईआरटी से बाहर है, ये बाहर नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखो क्या लिखा हुआ है
कि ये जो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट है, ये डाउन हिल है इन टर्म्स ऑफ रिडॉक्स पोटेंशियल। जितना ज्यादा रिडॉक्स पोटेंशियल होगा उतना ज्यादा एफिनिटी होगी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की। तो ये सारी चीजें आप वैसे भी पढ़ चुके हो। तो देखो, जब वो कह रहे हैं जब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से जा रहे हैं वो वहां यूज नहीं हो रहे, इवेंचुअली वो PS1 में जा रहे हैं। PS1 के इलेक्ट्रॉन भी एक्साइट कर जाएंगे जब उनको 700 नैनोमीटर की लाइट मिलेगी, वहां से उसको अनदर एक्सेप्टर मॉलिक्यूल जिसको FES हमने बोला था वो एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, उसके बाद दोबारा से यहाँ डाउन हिल मूवमेंट होगी। ये जो मूवमेंट है ये दोबारा से डाउन हिल है और यहाँ से क्या हो रहा है, NADP पॉजिटिव से NADPH बन रहा है। इस पूरी स्कीम को Z स्कीम बोल रहे हो, इसकी करेक्टरिस्टिक शेप की वजह से, जिगजैग शेप की वजह से। कब बनता है, जब आप सारे के सारे कैरियर्स को उनके रिडॉक्स पोटेंशियल के सीक्वेंस में रख देते हो। ठीक है, इसी को हम नॉन, यहाँ साइक्लिक ऐड कर लेना, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइजेशन बोल लेते हैं। यहाँ बेसिकली दोनों फोटो सिस्टम PS1 और PS2 दोनों ही क्या होते हैं, काम कर रहे होते हैं और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू जुड़े होते हैं। ऊपर हमने देखा कि यहाँ पर ATP भी बन रहा है, NADPH भी बन रहा है। अब आपको समझ आया, ऊपर जब हमने क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर पढ़ा था, यहाँ देखो जब हमने क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर पढ़ा था, मैंने कहा था ना तुम्हें कि ये थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन में PS1 PS2 दोनों प्रेजेंट है। तो वहां पर ये इस मेम्ब्रेन में PS1 PS2 जहां दोनों प्रेजेंट है, ठीक है, ये इस वाली मेम्ब्रेन में जिसको मैं पीच कलर से कलर कर रही हूँ, इसमें ये सब कुछ हो रहा है। ठीक है, क्लियर है, हो जाएगा। तो ATP और NADPH यहाँ दोनों बन रहे हैं हमारे पास। ठीक है, दूसरा आप पढ़ोगे, दूसरा आपने अब जो पढ़ना है वो पढ़ना है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। देखो, मैंने अभी ऊपर बताया PS2 के पास एक OEC कॉम्प्लेक्स, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स होता है, जहां पर वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट होता है। क्यों होता है, क्या जरूरत है वाटर मॉलिक्यूल की स्प्लिट होने की? देखो, इवेंचुअली जो PS2 से इलेक्ट्रॉन आगे एक्साइट हुए थे वो तो PS1 के पास चले गए और फिर NADP बनाने में काम आ गए। तो मतलब दोबारा से ये इलेक्ट्रॉन घूम के तो वापस नहीं आ रहे ना, यानी ये नॉन साइक्लिक प्रोसेस है दोबारा। तो ये जो फोटो सिस्टम 2 था, ये तो आगे इलेक्ट्रॉन पास करके इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बन गया, तो इसको तो आगे इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, तो इसीलिए यहाँ वाटर की क्या होती है, स्प्लिटिंग होती है। तो बच्चों, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर में आप क्या पढ़ोगे कि ये किसके साथ एसोसिएटेड है, ये इनर साइड ऑफ थाइलाकोइड मेम्ब्रेन में PS2 से एसोसिएटेड है, जहां पानी टूट रहा है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और नेट प्रोडक्ट हमें O2 मिल रहा है। ठीक है, ये सब क्यों कर रहे हैं, क्योंकि PS2 के जो इलेक्ट्रॉन PS1 ने ले लिए हैं उसको रिप्लेस करना भी जरूरी है, ये स्प्लिटिंग ऑफ वाटर से रिप्लेस होगा। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइजेशन है। देखो, आपने Z स्कीम अच्छे से पढ़ लिया, मतलब आपने नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइजेशन पढ़ लिया, Z स्कीम हमारा हो चुका है। अब आप पढ़ते हो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइजेशन। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइजेशन क्या है? जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है इनके पास ये कैपेसिटी होती है कि ये कोई भी ऑक्सीडाइजेबल सब्सटेंस है ना, उसमें से एनर्जी को ले ले और उस एनर्जी को कन्वर्ट करके रख ले बॉन्ड एनर्जी में। ऐसी ही एनर्जी हम पढ़ते हैं, एनर्जी करेंसी ATP, जहां पर एनर्जी इनके केमिकल बॉन्ड्स में स्टोर रहती है। फोस्फोराइजेशन का मतलब होता है जब आप ATP बना रहे हो सेल्स के अंदर, कहां बनता है, माइटोकॉन्ड्रिया में या क्लोरोप्लास्ट में, इसको फोस्फोराइजेशन बोलते हैं। फोटोफॉस्फोराइजेशन मतलब जब आप ADP से ATP बना रहे हो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को यूज कर पर सनलाइट की प्रेजेंट में, फोटो मतलब लाइट की प्रेजेंट में, तो ये फोटोफॉस्फोराइजेशन है। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइजेशन Z स्कीम हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइजेशन कहां होगी? देखो, ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर पढ़ा था ना, तो ये हमने ग्रैनम पढ़े थे, ये ग्रैनम हमने पढ़े थे, बीच में हमने पढ़ा स्ट्रोमल लैमेली। मैंने तुम्हें कहा स्ट्रोमल लैमेली में सिर्फ PS1 प्रेजेंट है, मैंने कहा तुम्हें सिर्फ स्ट्रोमल लैमेली में PS1 प्रेजेंट है और वो जो NADP रिडक्टेज एंजाइम है वो भी एब्सेंट है। तो यहां हमारे पास साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइजेशन हो रहा है। देखो, ये PS1 हमारे पास प्रेजेंट है, यानी 700 नैनोमीटर सनलाइट जब इसको मिलेगी तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इसका जो होगा FES बोलेगा। अब आगे NADP रिडक्टेज एंजाइम तो है नहीं, तो वहां तो ये इलेक्ट्रॉन जाएगा नहीं, NADP तो प्रोड्यूस नहीं होगा, ये वापस से घूम आएगा अपनी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जहां पर ATP की प्रोडक्शन होगी। ये सेम इलेक्ट्रॉन बार बार घूमता रहेगा, इसी को हम बोल रहे हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइजेशन। तो ये हमारे पास हो रही है स्ट्रोमल लैमेली में। स्ट्रोमल लैमेली में क्या है हमारे पास, ना तो PS2 है ना NADP रिडक्टेज एंजाइम। ठीक है, क्लियर है, यहां सिर्फ ATP बन रहा है। तो ये कहां पर होगा, ये कहां पर होगा, या तो स्ट्रोमल लैमेले में, या अगर ये ग्रैनम में हो रहा है तो तब हो रहा है जब हमारे पास सनलाइट जो है वो 680 नैनोमीटर के बियॉन्ड प्रेजेंट है। क्योंकि अगर सनलाइट 680 नैनोमीटर के बियॉन्ड प्रेजेंट है तो अगर फोटो सिस्टम 2 हमारे पास प्रेजेंट भी है तब भी वो काम नहीं करेगा, क्योंकि सनलाइट 680 नैनोमीटर से ज्यादा प्रेजेंट है। तो साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइजेशन में डिफरेंट देख लो। साइक्लिक में तो क्या है, सिर्फ PS1 फंक्शनल है और सिर्फ ATP बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर PS2 भी एब्सेंट है और NADP रिडक्टेज एंजाइम भी हमारे पास क्या है, एब्सेंट है। यहाँ सिर्फ हमारे पास ATP की प्रोडक्शन हो रही है और ये स्ट्रोमल थाइलाकोइड या स्ट्रोमल लैमेले में
बन रहा है। नॉन साइक्लिक में आप पढ़ोगे यहाँ PS1 PS2 दोनों प्रेजेंट है, एटीपी और NADPH दोनों बन रहे हैं, ग्रैनुलर साइलोकॉइड में हो रहा है, और यहाँ पर एटीपी NADPH तो बन रहे हैं, साथ साथ में O2 भी रिलीज हो रहा है क्योंकि वाटर की यहाँ पर क्या हो रही है, स्प्लिटिंग हो रही है। आगे हमारे पास है कीमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस। कीमियोस्मोसिस या कीमियोस्मोसिक हाइपोथेसिस का एक ही मतलब है, पीटर मिशेल ने ये दी थी हमें स्कीम, इसका काम है एटीपी कैसे बनता है ये बताना। तो ऊपर अगर आपने ये वाला डायग्राम अच्छे से पढ़ा है ना तो आपको ये चीज पूरे बहुत अच्छे से समझ आने वाली है, सच्ची बता रही हूँ। देखो एटीपी बनाने का एक ही तरीका है कि आप है ना प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट कर दो। ग्रेडियंट का क्या मतलब है, कोई चीज एक जगह पर ज्यादा है एक जगह पर कम। ध्यान से सुनो मेरी बात, ये अभी ये डायग्राम आपको अटपटा लग रहा होगा, लेकिन अगर मैं यहां पर बना दूं क्लोरोप्लास्ट, ये हो गया हमारे पास क्लोरोप्लास्ट। अब यहां पर है मेरे पास ग्रैनम, ये एक सिक्का थाइलाकोइड, ये ऐसे दोबारा बनाते हैं प्यारा प्यारा, ये थाइलाकोइड और ये थाइलाकोइड का स्टैक क्या हो गया, ग्रैनम। ठीक है, क्लियर है। अब एक चीज बताओ, ये जो आसपास का सारा फ्लूइड है ये क्या है, स्ट्रोमा है, ये स्ट्रोमा है मेरे पास, है ना। और ये एक थाइलाकोइड को मैं बना दूं तो ये जो पिंक कलर से ये पूरी बनी हुई है जिसको मैं ब्लू से आउटलाइन कर रही हूँ, ये थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन है। ये क्या है, ये थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन है, ये पहले क्लियर कर लो। ये मोटी जरूर दिख रही है पर ये सिंगल मेम्ब्रेन है। कैसी है, सिंगल मेम्ब्रेन। तो ये ब्लू कलर से जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ यही यहाँ पर क्या है, ये पिंक कलर की थाइलाकोइड मेम्ब्रेन, मतलब पिंक कलर की होती नहीं है, यहाँ बनी हुई है तो बता रही हूँ। अब अगर ये मैंने थाइलाकोइड यहाँ बना दिया, बाहर ये थाइलाकोइड मैंने बना दिया, तो इसके आसपास तो सारा स्ट्रोमा ही है ना, आसपास तो क्या है इसके, सारा का सारा स्ट्रोमा ही है। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो मेरी बात सुनो, हमें क्रिएट करना है प्रोटॉन ग्रेडियंट। देखो ये थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन, ये प्रेजेंट है मेरे पास PS2, ये प्रेजेंट है मेरे पास PS1, और बीच में ये सारी की सारी क्या है, ETS यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है, अब देखो ये जो PS2 है यहाँ पर OEC प्रेजेंट है, ल्यूमन वाली साइड में, इनर थाइलाकोइड मेम्ब्रेन वाली साइड, मेम्ब्रेन जो है इनर साइड में क्या है, यहाँ पर OEC प्रेजेंट है, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर पानी टूट गया, पानी की ऑक्सीडेशन होगी तो मुझे H पॉजिटिव भी मिल गया, O2 गैस भी मिल गई और इलेक्ट्रॉन भी मिल गए। इलेक्ट्रॉन तो चले जाएंगे इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, और ये H पॉजिटिव इकट्ठा होता रहेगा ल्यूमन में। मतलब ल्यूमन में क्या है, H पॉजिटिव इकट्ठा होता जा रहा है और पानी टूटता जा रहा है और H पॉजिटिव इकट्ठा होता जा रहा है। ठीक है, और O2 एस्केप कर जाएगी एनवायरमेंट में। ठीक है, अब सुनो होगा क्या, हमने बेसिकली क्या करना है, ल्यूमन में H पॉजिटिव कैसे ज्यादा होता है ये देखना है, और स्ट्रोमा में जो है H पॉजिटिव कम होता है, तभी प्रोटॉन ग्रेडियंट बनेगा, तभी एटीपी बनेगी। पहली बात क्या है, पानी यहाँ टूटा तो H पॉजिटिव बना, तो ऑलरेडी फर्स्ट रीजन ये हो गया, H पॉजिटिव पानी टूटने की वजह से ल्यूमन में ज्यादा हो रहा है। दूसरी बात सुनो, यहाँ इलेक्ट्रॉन जो रिलीज हुए थे वो चले गए PS2 में। PS2 का प्राइमरी एक्सेप्टर फियोफाइटिन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा, फियोफाइटिन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्ट कर लेगा। अब फियोफाइटिन इन इलेक्ट्रॉन को किसको देता है, एक इलेक्ट्रॉन कैरियर को नहीं देता, प्रोटॉन कैरियर। याद रखो यहां हम बोल प्रोटॉन कैरियर रहे हैं, प्रोटॉन कैरियर मतलब वो प्रोटॉन भी एक्सेप्ट कर रहा है और इलेक्ट्रॉन भी। ठीक है, तो PQ प्लास्टोक्विनोन, PQ मतलब कि प्लास्टोक्विनोन यहाँ पर क्या है, प्रोटॉन ग्रेडियंट है। तो ये PQ क्या करेगा ना, जब PS1 के प्राइमरी एक्सेप्टर से इलेक्ट्रॉन लेगा ना तो बाहर स्ट्रोमा में से H पॉजिटिव भी ले लेगा। ठीक है, और H पॉजिटिव लेके ये PQ रिड्यूस हो जाएगा PQH2 में। मैंने क्या बोला है, PS2 से इलेक्ट्रॉन लेकर ये PQ स्ट्रोमा से H पॉजिटिव भी लेगा यानी प्रोटॉन भी लेगा और कन्वर्ट हो जाएगा PQH2 में। अब इसने तो PQH2 ने आगे क्या करना है, साइटोक्रोम B6 पे इलेक्ट्रॉन पहुंचाने हैं। तो ये क्या करेगा, जब ये इलेक्ट्रॉन आगे साइटोक्रोम B6 में पहुंचाएगा ना तो जो हाइड्रोजन इसने, जो प्रोटॉन इसने स्ट्रोमा से लिया था उसको भी ये क्या करेगा, अंदर पंप कर देगा। देखो PQ ने इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B6F पे पहुंचाए और जो प्रोटॉन है अंदर स्ट्रोमा में क्रिएट कर दिए, भेज दिए, स्ट्रोमा में नहीं सॉरी अंदर ल्यूमन में भेज दिए। तो अब देखो दो रीजन तुम्हें मिल गए, एक तो पानी टूटने की वजह से प्रोटॉन ज्यादा, एक ये PQ ने क्या किया, स्ट्रोमा में से प्रोटॉन लेके ल्यूमन में भेज दिया। अब ये साइटोक्रोम B6F से इलेक्ट्रॉन आगे प्लास्टोसाइनिन में जाए जो कि मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है, अंदर की तरफ लोकेटेड है। प्लास्टोसाइनिन से ये PS1 में गए, PS1 को वेवलेंथ लाइट की मिली 700 नैनोमीटर, इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुए, इलेक्ट्रॉन किधर गए, FD फेरेडोक्सिन में, और वहां से स्ट्रोमल साइड में ही NADP पॉजिटिव, स्ट्रोमा से ही और H पॉजिटिव लेके NADPH बना देंगे। यानी देखो स्ट्रोमा से इलेक्ट्रॉन कैसे कम होते जा रहे हैं, स्ट्रोमा से प्रोटॉन कैसे कम होते जा रहे हैं। एक तो ये जो मोबाइल प्रोटॉन कैरियर है PQ, ये स्ट्रोमा से प्रोटॉन को अंदर ल्यूमन की तरफ भेज रहा है,
और दूसरा ये जो NADP से NADPH बनना था, ये भी क्या कर रहा है, स्ट्रोमा के H पॉजिटिव यूज करता जा रहा है। यानी बाहर स्ट्रोमा में तो H पॉजिटिव कम होते गए और अंदर ल्यूमन में H पॉजिटिव क्या होते गए, ज्यादा होते गए, प्रोटॉन ग्रेडियंट बन गया। अब यहाँ एक वो प्रेजेंट है ATP सिंथेस, मतलब ये आपको CF नोट और CF1 दिख रहा है ना, यहां से अभी ATP की फॉर्मेशन होगी। कैसे होती है वो मैं अभी बताती हूँ, पहले यहां तक लाइन टू लाइन पढ़ लो, ठीक है। देखो वो कह रहा है ATP सिंथेसिस जो है वो लिंक्ड है प्रोटॉन ग्रेडियंट से। आपने थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन के अगेंस्ट प्रोटॉन ग्रेडियंट बनाना। प्रोटॉन ग्रेडियंट मतलब अंदर ल्यूमन में प्रोटॉन की एक्यूमुलेशन कर लो, उसे इकट्ठा कर लो। 3 रीजन कि प्रोटॉन ग्रेडियंट कैसे बनेगा। पहला है स्प्लिटिंग ऑफ H2O मॉलिक्यूल। कहां हो रही है स्प्लिटिंग, तो ये इनर साइड ऑफ मेम्ब्रेन में हो रही है। इनर साइड ऑफ मेम्ब्रेन में जब स्प्लिटिंग हो रही है वाटर की, तो H पॉजिटिव यहां पर प्रोड्यूस हो रहे हैं और यही प्रोटॉन फिर एक्यूमुलेट हो रहे हैं ल्यूमन में। पॉइंट नंबर 1 कि ल्यूमन में हाइड्रोजन कैसे आ रही है। पॉइंट नंबर 2 क्या है, जब ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है फोटो सिस्टम से, तो ये H पॉजिटिव में जा रहा है। तो ये फोटो सिस्टम 2 से जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो ये एक प्रोटॉन एक्सेप्टर के पास जा रहा है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर नहीं, जो प्रोटॉन एक्सेप्टर है, यानी कि PQ प्लास्टोक्विनोन, ठीक है। अब प्लास्टोक्विनोन क्या कर रहा है, जैसे ही इलेक्ट्रॉन को अगले दूसरे कैरियर में भेज रहा है, एक प्रोटॉन वो रिमूव करा रहा है स्ट्रोमा से, रिमूव करवा के प्रोटॉन कहां भेज रहा है, अंदर भेज रहा है। तो ये प्लास्टोक्विनोन ने जैसे अगले कैरियर साइटोक्रोम B6 को इलेक्ट्रॉन भेजा, तो प्रोटॉन स्ट्रोमा से रिमूव करवा कर अंदर भेज दिया। इस वजह से भी बाहर स्ट्रोमा में प्रोटॉन कम हो गया और अंदर ल्यूमन में ज्यादा हो गया। तीसरा क्या है, ये जो NADP रिडक्टेस एंजाइम है, ये स्ट्रोमा साइट पे लोकेटेड है। ये क्या करेगा, ये स्ट्रोमा से हाइड्रोजन यानी प्रोटॉन को लेकर तब रिडक्शन करवाएगा NADP पॉजिटिव की NADPH प्लस H पॉजिटिव में। क्लियर है। तो इसकी वजह से भी स्ट्रोमा से H पॉजिटिव रिमूव होते जा रहे हैं। तो बस अंदर H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी और बाहर स्ट्रोमा में क्या होगी, लो होगी। बन गया यहाँ पर प्रोटॉन ग्रेडियंट। अब देखो होता क्या है ना, ये एक ट्रांस CF नोट CF नोट क्या है, एक ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल है। ये क्या करेगा ना, ये अंदर ल्यूमन में से H पॉजिटिव को ले जाकर वापिस से दोबारा से बाहर स्ट्रोमा में भेजेगा। इसकी वजह से ये जो यहाँ पर ये चैनल है ना, इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है ये चेंज होगी। कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगी तो जो एनर्जी रिलीज होगी वो ADP से ATP बनवाएगी। अभी ध्यान से इसको समझो, समझ में आएगा मैं क्या बोल रही हूँ। कि ये जो प्रोटॉन ग्रेडियंट बना है, जब ये प्रोटॉन ग्रेडियंट ब्रेक होगा तो जो एनर्जी रिलीज होगी उसकी वजह से हम क्या कर रहे हैं, ATP बनवा रहे हैं। कैसे, मूवमेंट हो रही है H पॉजिटिव यानी प्रोटॉन की, कैसे, ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल F नोट की वजह से। ये ATP सिंथेस है, ये जो मॉलिक्यूल हमें दिख रहा है ये पूरा क्या है, ATP सिंथेस है। इसके 2 पार्ट है, एक तो CF नोट जो कि एक ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल है, और एक क्या है CF1। यही आप माइटोकॉन्ड्रिया में भी पढ़ते हो, यहाँ C का मतलब क्लोरोप्लास्ट है, वहां F नोट F1 पार्टिकल पढ़ते हो, ठीक है। क्लियर है। तो ATP सिंथेस के 2 पार्ट है, CF नोट जो मेम्ब्रेन में ही एम्बेडेड है, ये एक ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल बना रहा है जो कैरी कर रहा है H पॉजिटिव को बाहर की तरफ ले जाने के लिए, और जो CF1 है वो आउटर सरफेस पे प्रेजेंट है, एक तरह से एक हेड है। जब प्रोटॉन इसमें से जाएंगे तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगी, जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी इसकी वजह से ATP बनेगा। तो प्रोटॉन ग्रेडियंट टूटने की वजह से इनफ एनर्जी जनरेट होती है, जिसकी वजह से CF1 पार्टिकल्स में क्या होता है, कॉन्फर्मेशनल चेंजेस होता है, जो ATP की फिर जो एनर्जी जो है फिर ATP को बनवाने में हेल्प करती है। तो मोटे मोटे तौर पे आप ये कह सकते हो कीमियोस्मोसिस की रिक्वायरमेंट है। एक तो मेम्ब्रेन जो कि हमारे पास थाइलाकोइड मेम्ब्रेन है, प्रोटॉन पंप जो प्रोटॉन को पंप करवाए, दूसरा प्रोटॉन ग्रेडियंट बनना चाहिए भी, अंदर ल्यूमन में प्रोटॉन ज्यादा होते जा रहे हैं, स्ट्रोमा में कम, और ATPase सिंथेस एंजाइम होना चाहिए, यानी कि CF नोट CF1 हमारे पास होना चाहिए। एनर्जी जो यूज हुई है H पॉजिटिव को पंप करने के लिए, इसी एनर्जी से ATPase एंजाइम एक्टिवेट होता है और ATP को बनाता है। तो हेंस हमें लाइट रिएक्शन से मिले हैं 2 प्रोडक्ट, NADPH और ATP। ये इमीडिएटली यूज हो जाएगा बायोसिंथेटिक रिएक्शन में, यानी कि डार्क रिएक्शन में, जो कि कहां हो रही है, स्ट्रोमा में हो रही है, जिसमें क्या हो रहा है, एक्चुअल में CO2 फिक्स हो रहा है शुगर में। CO2 रिड्यूस होकर क्या बना रहा है, शुगर, यानी कि कार्बोहाइड्रेट। ठीक है। तो यहीं से हमारा खत्म होता है लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन के बाद बच्चों जो हमने पढ़ना है वो है हमारे पास डार्क रिएक्शन। तो चलिए देखते हैं अब हम डार्क रिएक्शन को। देखो डार्क रिएक्शन यानी कि लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, जहां पर ये जो लाइट रिएक्शन की वजह से ATP और NADPH बने थे ना, ये यूज होंगे। ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन कौन से है, ATP है, NADPH O2 है। बहुत बार ये PYQ में पूछा गया। ये बायोसिंथेटिक फेज यानी कि डार्क रिएक्शन में यूज होंगे, यानी कि फूड बनाने में यूज होंगे। ये प्रोसेस डायरेक्टली लाइट पे डिपेंडेंट नहीं हो रहा है, सॉरी डायरेक्टली लाइट नहीं ले रहा है,
पर लाइट पे डायरेक्टली डिपेंडेंट नहीं हो रहा है, पर लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट यानी एटीपी और एनएडीपीएच पे डिपेंड कर रहा है। कैसे कैसे पता कि उनके प्रोडक्ट पे डिपेंड कर रहा है? वेरिफिकेशन कैसे होगी? जैसे ही आप लाइट को अनअवेलेबल कर दोगे, ये बायोसिंथेटिक जो फेज है, मतलब ग्लूकोज बनने का जो फेज है, ये कुछ टाइम तक कंटिन्यू रहेगा, पर उसके बाद ये बंद हो जाएगा। फिर आप लाइट दोबारा से अवेलेबल करवा दोगे तो ये दोबारा से शुरू हो जाएगा। डार्क रिएक्शन में आप पढ़ते हो एक तो C3 पाथवे यानी कि केल्विन साइकिल, और एक C4 पाथवे यानी कि हैच एंड स्लैग पाथवे। हुआ क्या था ना, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बहुत ज्यादा रेडियो एक्टिविटी का यूज हो रहा था, वो अलग बात है, बुरे कामों के लिए हो रहा था। एक साइंटिस्ट थे मेल्विन केल्विन, इन्होंने इसको अच्छे काम के लिए यूज किया। इन्होंने C14 रेडियो एक्टिव आइसोटोप को यूज किया एल्गिल फोटोसिंथेसिस देखने के लिए कि फोटोसिंथेसिस का क्या पाथवे हो रहा है, कैसे ग्लूकोज बन रहा है, इसको देखने के लिए इन्होंने C14 रेडियो आइसोटोप यूज किया। यहां से इनको पता चला कि CO2 का जो फर्स्ट फिक्सेशन प्रोडक्ट है ना, वो एक कार्बन का ही ऑर्गेनिक एसिड है, और ये क्या है? ये है 3 फोस्फोग्लिसरिक एसिड, जिसको पीजीए भी बोल रहे हैं, 3 कार्बन का ऑर्गेनिक एसिड। तो देखो अब इनको ये लग रहा है कि 3 कार्बन का ऑर्गेनिक एसिड है, तो क्या सभी प्लांट्स में 3 कार्बन का ही ये ऑर्गेनिक एसिड है? सभी में यही बन रहा है, पीजीए बन रहा है, 3 फोस्फोग्लिसरिक एसिड बन रहा है? तो इसके लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए तो कंक्लूजन ये निकला कि नहीं, C3 के अलावा भी एक ग्रुप ऑफ प्लांट है जिसमें फर्स्ट CO2 जो फिक्सेशन प्रोडक्ट है वो एक 4 कार्बन का ऑर्गेनिक एसिड बन रहा है, जिसको हम OAA बोल रहे हैं, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। यानी मोटे मोटे तौर पर कहूं तो CO2 की एसिमिलेशन यानी CO2 की फिक्सेशन के बाद या तो 3 कार्बन का प्रोडक्ट बनेगा जिसको PGA 3 फोस्फोग्लिसरिक एसिड बोल रहे हैं, या फिर 4 कार्बन का प्रोडक्ट बनेगा OAA जिसको ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बोल रहे हैं। तो जिन भी प्लांट्स में 3 कार्बन वाला प्रोडक्ट बन रहा है वो C3 पाथवे वाले प्लांट है, और जिन पे 4 कार्बन वाला बन रहा है वो C4 वाले। अब देखो कोई आपको कहे कि CO2 के साथ कुछ ऐसा कंबाइन होगा जिससे 3 कार्बन का प्रोडक्ट बनेगा, तो आपके दिमाग में तो हमेशा यही चलता रहेगा ना कि जरूर वो एक्सेप्टर मॉलिक्यूल 2 कार्बन का होगा। भी CO2 में 1 कार्बन है, मैं यहाँ पर 2 कार्बन और मिला दूं तो मुझे 3 कार्बन का प्रोडक्ट मिल जाएगा, आपके दिमाग में तो यही चलेगा। तो ऐसे ही साइंटिस्ट ने भी क्या किया, साइंटिस्ट ने भी बहुत टाइम तक सोचा कि यहाँ पर जो एक्सेप्टर मॉलिक्यूल होगा, भी जो CO2 को एक्सेप्ट करके फर्स्ट फिक्सेशन प्रोडक्ट बना रहा है 3 कार्बन का, वो एक्सेप्टर मॉलिक्यूल 2 कार्बन का होगा। पर 2 कार्बन का कोई ऐसा कार्बन वाला हमें मिल ही नहीं रहा था प्रोडक्ट, है ना, एक्सेप्टर मिल ही नहीं रहा था। तो फिर इवेंचुअली पता चला ये तो 5 कार्बन का है, 5 कार्बन का, जिसको हम RUBP बोल रहे हैं, राइबुलोज बिस्फोस्फेट बोल रहे हैं। तो फिर 3 कार्बन का फिक्सेशन प्रोडक्ट कैसे बन रहा है? हुआ ये, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ये 5 कार्बन वाला RUBP जब फिक्स होगा, ये एक 6 कार्बन का प्रोडक्ट तो बनाएगा, पर वो 6 कार्बन का प्रोडक्ट अनस्टेबल है और वो टूट जाएगा 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल्स में, यानी 3 कार्बन वाले PGA के 2 मॉलिक्यूल्स में। ऐसे ही C4 में जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है वो है OAA ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जो एक्सेप्टर मॉलिक्यूल होगा वो कितने कार्बन का होना चाहिए जिससे 4 कार्बन का फिक्सेशन प्रोडक्ट मिले? तो मैंने कार्बन डाइऑक्साइड के पास 1 ही कार्बन है, मैंने 3 कार्बन का एक्सेप्टर, प्राइमरी एक्सेप्टर ढूंढ लिया और 4 कार्बन का प्रोडक्ट बन गया। ये जो प्राइमरी एक्सेप्टर है ये है हमारे पास फोस्फोइनोल पाइरुवेट। क्या है ये हमारे पास? तो ये है हमारे पास फोस्फोइनोल पाइरुवेट। यानी C3 वाले में फर्स्ट जो फिक्सेशन प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा? PGA। तो जो हमारे पास प्राइमरी एक्सेप्टर था वो 5 कार्बन का था, RUBP, जिसने 6 कार्बन का अनस्टेबल प्रोडक्ट बनाया, पर इवेंचुअली 3 कार्बन वाले 2 मॉलिक्यूल PGA में वो टूट गया। और C4 वाले में हमारे पास क्या है? जो 3 कार्बन का प्राइमरी एक्सेप्टर है वो है फोस्फोइनोल पाइरुवेट, जिसने कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलके OAA ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बना दिया। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी। तो चलिए इसके बाद हम अपना आगे चलते हैं। आगे हमारे पास हमने यही साइकिल पढ़नी है, यानी कि हमने C3 साइकिल को, केल्विन साइकिल को अच्छे तरीके से पढ़ना है। तो देखो जब आप केल्विन साइकिल को अच्छे तरीके से पढ़ोगे तो देखो केल्विन साइकिल हमारे पास क्या है? C3 साइकिल है। अब इसमें समझो होगा क्या। केल्विन साइकिल ना 3 स्टेप में हो रही है। पहले तो आप स्टेप का ही रट्टा लगा लो। पहला स्टेप है कार्बोक्सिलेशन, दूसरा है रिडक्शन और तीसरा है रीजनरेशन। अब ध्यान से मेरी बात सुनते जाओ। होगा क्या ना, ये RUBP है। RUBP मतलब राइबुलोज 1,5 बिस्फोस्फेट। अब ये जो RUBP है हमें पता है ये 5 कार्बन की एक कीटोस शुगर है। क्या है ये? 5 कार्बन की कीटोस शुगर। एनवायरमेंट में से इसको मिलेगा CO2, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ फिक्स होकर ये पहले तो एक 6 कार्बन का प्रोडक्ट बना लेगा, लेकिन ये 6 कार्बन का प्रोडक्ट अनस्टेबल होगा तो वो 3 कार्बन वाले 2 मॉलिक्यूल में टूट जाएगा। यानी इवेंचुअली यहाँ पर
3 फॉस्फोग्लिसरेट के 2 मॉलिक्यूल बन गए। तो पहला स्टेप हमारे पास क्या हो गया, कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन, कैसे, एक सुटेबल इनऑर्गेनिक इंटरमीडिएट में। अब यहां पर होगा क्या, कार्बोक्सिलेशन हो रहा है आरयूबीपी का, जो एंजाइम यहां पर रिस्पॉन्सिबल होगा उसको हम बोलते हैं आरयूबीपी कार्बोक्सिलेस। इवेंचुअली यहां 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे 3 कार्बन वाले के, यानी 3 पीजीए के यहां पर 2 मॉलिक्यूल बन गए। ठीक है, क्लियर है। अब ये जो फोस्फोग्लिसरिक एसिड है या फोस्फोग्लिसरेट है, ये हमारे पास क्या है, ये एक एसिड, क्या है, एसिड, और इसको हमने एक शुगर, एल्डिहाइड वाली शुगर, एल्डो शुगर में कन्वर्ट करना है। तो हम इसका क्या करवा देंगे, रिडक्शन करवा देंगे। रिडक्शन करवाने के लिए हमें क्या चाहिए, H पॉजिटिव चाहिए ना, हाइड्रोजन तो चाहिए रिडक्शन करवाने के लिए, तो वो हमें मिलता है NADPH से। अब मैम ये NADPH कहां से आया, तो याद करो लाइट रिएक्शन जो हुआ था, लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट ही तो डार्क में यूज होगा, तो ये NADPH यूज कर ये PGA फोस्फोग्लिसरेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, PGAL में। अब PGAL भी क्या है, फोस्फोग्लिसरेल्डिहाइड जो शुगर है वो भी 3 कार्बन की है, पर इवेंचुअली इसके भी क्या बन रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल बन रहे हैं। ध्यान से सुनो, रिडक्शन में एक PGA के लिए एक NADPH, यहां 2 PGA है, 2 PGA के लिए 2 NADPH यूज हो रहे हैं, साथ साथ में यहाँ ATP भी यूज होगी, तो यहां पर 2 PGA के लिए 2 ATP भी यूज होगी। तो कोई आपसे पूछ ले रिडक्शन में कितने ATP और कितने NADPH यूज हो रहे हैं, तो 2 ATP और 2 NADPH यूज हो रहे हैं। इवेंचुअली हमें ट्रायोस फोस्फेट 3 कार्बन वाली शुगर PGAL के 2 मॉलिक्यूल मिल रहे हैं। ठीक है, अगर आप नेक्स्ट चैप्टर में जब ग्लाइकोलिसिस पढ़ोगे या अभी आपको ग्लाइकोलिसिस आती है, तो वहां से आपको पता चलेगा कि ग्लाइकोलिसिस में हम PGAL से एक्चुअल में क्या बना रहे थे, फोस्फोग्लिसरेट बना रहे थे। यहाँ फोस्फोग्लिसरेट से क्या बना रहे हैं, PGAL। तो ये ग्लाइकोलिसिस का ही उल्टा स्टेप है, ग्लाइकोलिसिस की ही रिवर्स रिएक्शन है। ठीक है, अब यहाँ देखो PGAL के 2 मॉलिक्यूल बन रहे हैं और PGAL भी ट्रायोस मतलब 3 कार्बन वाली शुगर है। अब होगा क्या ना, इसमें से एक कार्बन तो नीचे ग्लूकोज बनाने में कंट्रीब्यूट हो जाएगा और बाकी 5 कार्बन इस राइबुलोज बिसफॉस्फेट वाली शुगर को, 5 कार्बन वाली शुगर को बनाने में, रीजनरेशन में हेल्प करेगा। और रीजनरेशन में भी हमारे पास एक ATP लगता है। तो मैम आप कह रहे हो कि ये जो PGAL के 2 मॉलिक्यूल बन रहे हैं, यानी 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल बन रहे हैं, टोटल 6 कार्बन, इसमें से एक ही ग्लूकोज के लिए कंट्रीब्यूट हो रहा है, बाकी 5 रीजनरेशन करवा रहा है RUBP की। मैं सही कह रही हूँ। तो मैम फिर ग्लूकोज में तो C6H12O6 6 कार्बन होते हैं, तो ये तो एक कार्बन से कैसे चलेगा, ये पूरी साइकिल कितनी बार चलेगी, 6 बार। यानी ये एक ग्लूकोज बनाने के लिए 6 बार 6 कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है। तो देखो कार्बोक्सिलेशन के बाद रिडक्शन पढ़ लो। रिडक्शन में क्या हो रहा है, सीरीज ऑफ रिएक्शन है जिसकी वजह से इवेंचुअली ग्लूकोज बनेगा। इसमें 2 मॉलिक्यूल ATP के यूज हो रहे हैं, 2 NADPH के यूज हो रहे हैं। तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए 6 टर्न लगानी पड़ेगी, यानी 6 चक्कर रिडक्शन में कितने ATP और NADPH यूज होंगे। एक रिडक्शन में 2 ATP हो रहे हैं, 6 में कितने हो जाएंगे, 12। एक रिडक्शन में 6 NADPH और 2 NADPH हो रहे हैं, तो 6 में कितने हो जाएंगे, 12 NADPH 12 ATP यूज हो रहे हैं। क्लियर होगी ये बात। अब यहाँ सुक्रोज और स्टार्च क्यों लिखा है, पर ग्लूकोज जब बनता है वो ट्रांसपोर्ट होता है सुक्रोज की फॉर्म में और वो स्टोर होकर रखता है स्टार्च की फॉर्म में। ठीक है, तीसरा हमारे पास स्टेप है रीजनरेशन। इस प्रोसेस को चलने के लिए बार बार RUBP का रीजनरेट होना जरूरी है। तो RUBP का रीजनरेट कैसा होगा, रीजनरेशन के लिए एक ATP चाहिए होगा, तो एक ATP यहां पर कहां लग रहा है, रीजनरेशन में, और 6 कार्बन डाइऑक्साइड के लिए क्या लगेंगे, 6 ATP। दोबारा समझ लो, नहीं समझ में आया तो मैं समझा कर ही रहूंगी। 3 स्टेप में हो रही है केल्विन साइकिल, कार्बोक्सिलेशन सबसे पहले, फिर रिडक्शन, फिर रीजनरेशन। सबसे पहले RUBP 5 कार्बन की कीटो शुगर, वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ फिक्स होकर 6 कार्बन का अनस्टेबल प्रोडक्ट बनाएगी, जो कि इवेंचुअली 3 कार्बन PGA के 2 मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा। इस स्टेप को कार्बोक्सिलेशन बोल रहे हो, सिंपल। अब क्या हो रहा है, इस PGA की रिडक्शन हो रही है, रिडक्शन हो रही है तो इसको H चाहिए, H इसको मिलेगा NADPH से। NADPH कहां बना था, लाइट रिएक्शन में, स्टोमा में, लाइट रिएक्शन में हमारे पास NADPH बना था, वही डार्क रिएक्शन में यूज हो रहा है। तो ये 2 PGA को, 2 मॉलिक्यूल PGA को फिक्स करने के लिए 2 NADPH यूज हुए, और उसके बाद साथ साथ यहाँ 2 ATP भी यूज हो रहे हैं। मतलब रिडक्शन स्टेप में 2 ATP और 2 NADPH यूज हो रहे हैं। इवेंचुअली हमें ट्रायोस फोस्फेट मतलब क्या मिल गया, PGAL के 2 मॉलिक्यूल मिल गए।
अब पीजीएल के 2 मॉलिक्यूल, 3 कार्बन वाले के 2 मॉलिक्यूल मिल गए, तो यहाँ से 1 कार्बन तो नीचे ग्लूकोज बनाने में चला जाएगा और बाकी 5 कार्बन रीजनरेट करवाएंगे आरयूबीपी को। रीजनरेशन में भी क्या लगेगा, 1 एटीपी लगेगा। तो 1 कार्बन डाइऑक्साइड जब फिक्स होगा ग्लूकोज के लिए 1 ही कार्बन कॉन्ट्रीब्यूट होगा, पर ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं, यानी ये सेम चक्री 6 बार घूमेगी। 6 बार घूमेगी तो देखो रिडक्शन में 2 एटीपी यूज हो रहे थे, 2 एनएडीपीएच, 6 बार घूमने पे 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 एटीपी 6 एनएडीपीएच। रीजनरेशन में 1 एटीपी यूज हो रहा था, 6 बार घूमने के लिए 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 एटीपी यहां। तो इवेंचुअली टोटल एटीपी कितने यूज हुए, 1 कार्बन के लिए तो 3 एटीपी, 3 एटीपी कैसे, 2 एटीपी रिडक्शन में, 1 रीजनरेशन में, और 2 एनएडीपीएच रिडक्शन में यूज हो रहे थे। 6 कार्बन के लिए, ग्लूकोज के लिए 6 कार्बन जब टर्न लगाओगे आप, तब 18 एटीपी, 18 में से 12 तो रिडक्शन में, 6 रीजनरेशन में, सिंपल मैथ्स है। और 12 क्या हो रहे हैं, एनएडीपीएच यूज हो रहे हैं रिडक्शन में। क्लियर है? तो टोटल 6 कार्बन डाइऑक्साइड के लिए 18 एटीपी और 12 एनएडीपीएच की रिक्वायरमेंट होगी। बदले में हमें 6 कार्बन डाइऑक्साइड घुमाने से 1 ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनेगा, 18 एटीपी यूज होने से 18 एडीपी मिलेंगे, 12 एनएडीपीएच यूज होने से 12 एनएडीपी मिलेंगे। ये 2023 का हमारा क्या है, क्वेश्चन भी है। उसके अलावा भी काफी बार आया हुआ है, यहाँ मैंने एक बार लिखा है, बट अलग अलग एनटीए के पेपर्स में भी ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये जो बैलेंस शीट है कि कितने एटीपी कितने एनएडीपीएच यूज हो रहे हैं, ये हमारे आए हुए हैं। तो इसको आपने ध्यान से बिल्कुल याद रखना है। अगला हम चलते हैं, अगला है हमारे पास C4 पाथवे, यानी कि हैच एंड स्लैग पाथवे। हैच एंड स्लैग पाथवे पढ़ने से पहले आप पढ़ो फोटो रेस्पिरेशन, फिर आपको अच्छे से समझ आएगा। देखो ऊपर आपने ये पढ़ा कि आरयूबीपी 5 कार्बन की जो शुगर है इसको CO2 फिक्स करवाएगा जब, तो यहाँ पर एक एंजाइम यूज होता है रुबिस्को। रुबिस्को क्या है, मोस्ट एबंडेंट एंजाइम है पूरे वर्ल्ड में, ये 2023 का भी क्वेश्चन है। और इवेंचुअली हमारे पास 3 कार्बन वाले जो हैं 2 मॉलिक्यूल मिलते हैं, 3 पीजीए मिलते हैं हमारे पास, इसके 2 मॉलिक्यूल मिलते हैं। अब सुनो, ये जो रुबिस्को है ना, रुबिस्को आरयूबीपी से तो बाइंड हो ही रहा है, लेकिन रुबिस्को ना O2 से भी बाइंड हो सकता है और CO2 से भी। अगर तो CO2 और O2 इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट है तो इसकी ज्यादा एफिनिटी CO2 से है, कम एफिनिटी O2 से। मतलब अगर दोनों इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट है तो ये CO2 को ज्यादा अपनाएगा, O2 को इतना नहीं अपनाएगा। लेकिन अगर O2 हो गया ज्यादा अमाउंट में, O2 ज्यादा अमाउंट में हो गया, तो फिर तो भाई ये रुबिस्को O2 के साथ कंबाइन हो जाएगा। ठीक है, तो रुबिस्को की एक्टिव साइट CO2 से भी बाइंड हो सकती है, O2 से भी, पर ग्रेटर एफिनिटी CO2 के साथ है O2 से एज कंपेयर टू O2 जब इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट हो। लेकिन रिलेटिव कंसंट्रेशन CO2 और O2 की डिसाइड करेगी कि किससे ये बाइंड करेगा, क्योंकि अगर O2 ज्यादा है फिर रुबिस्को O2 से ही बाइंड करेगा। अब C3 प्लांट में क्या होता है ना, कुछ O2 बाइंड हो जाता है रुबिस्को के साथ। अब इसकी वजह से क्या होता है, इवेंचुअली CO2 की जो फिक्सेशन होती है वो डिक्रीज हो जाती है। तो इवेंचुअली देखो यहाँ पर जब आरयूबीपी CO2 के साथ कंबाइन हो रहा था तो 2 मॉलिक्यूल मिल रहे थे ना पीजीए के। जब आरयूबीपी CO2 के साथ कंबाइन हो रहा है 2 मॉलिक्यूल मिल रहे हैं 3 पीजीए के, लेकिन जब एक O2 के साथ कंबाइन होगा, CO2 के साथ कंबाइन नहीं होगा, तो हमें एक तो पीजीए मिलेगा। एक पीजीए, मेरी ये पेंसिल की चार्जिंग खत्म हो गई, बस 1 सेकेंड। हाँ, तो एक तो हमें पीजीए यहाँ मिल जाएगा, लेकिन एक पीजीए के साथ ये यहाँ 2 नहीं आएगा, इसको करेक्ट कर लेना अगर नोट्स आप लोगे। तो एक पीजीए मिलेगा और एक फोस्फोग्लाइकोलेट मिलेगा। अब ये फोस्फोग्लाइकोलेट किसी काम का नहीं है, ये बिल्कुल वेस्ट प्रोडक्ट है। ठीक है, अब यहाँ पर मतलब कोई शुगर नहीं बन रही, कोई एटीपी नहीं बन रही, अलग से एनर्जी अलग खर्च हो रही है और CO2 भी इसमें रिलीज हो रही है। जब ये फोस्फोग्लाइकोलेट बनाता है ना तो CO2 भी रिलीज होती है। ठीक है, अब कैसा लगेगा प्लांट CO2 रिलीज कर रहे हैं O2 की जगह, नुकसान है ना वो तो ये बिल्कुल वेस्ट प्रोडक्ट है। जब रुबिस्को O2 के साथ कंबाइन हो जाता है तो एक पीजीए और एक फोस्फोग्लाइकोलेट हमें मिलता है, ना तो यहाँ एटीपी बन रहा है ना ही यहाँ NADPH बन रहा है। C3 प्लांट की ये नुकसान है। ठीक है, लेकिन C4 प्लांट में क्या होता है, फोटो रेस्पिरेशन नहीं होती। इस प्रोसेस को फोटो रेस्पिरेशन बोलते हैं। भी एक पीजीए का मॉलिक्यूल बन रहा है, एक फोस्फोग्लाइकोलेट बन रहा है, जब आरयूबीपी जो है वो किसके साथ कंबाइन हो रहा है, O2 के साथ। ठीक है, अब फोटो रेस्पिरेशन C4 प्लांट पे नहीं होता। ये C4 प्लांट की खास बात है, क्योंकि C4 प्लांट के पास ये खासियत है कि वो CO2 की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर सके। ठीक है, ये कहां पर हो रहा है, तो C4 प्लांट के पास मीजोफिल सेल भी है और बंडल शीथ सेल भी है, जहां पर क्या होगा ना, इंट्रासेलुलर कंसंट्रेशन जब CO2 की इंक्रीज होगी तो O2 और CO2 में से जब CO2 ज्यादा प्रेजेंट है
तो फिर क्या करेगा, रुबिस्को जो है वो कार्बोक्सिलेज वाला फंक्शन अपनाएगा, मतलब CO2 के साथ बाइंड करने वाला फंक्शन अपनाएगा, O2 के साथ बाइंड करने वाला ऑक्सीजनेशन वाला फंक्शन नहीं निभाएगा। ठीक है, तो अब C4 पाथवे को हम आराम से पढ़ते हैं। देखो C4 पाथवे यानी हैच एंड स्लैक ने हमें दिया था। C4 पाथवे किन प्लांट्स में हो रहा है, जिसमें फर्स्ट जो प्रोडक्ट बन रहा है वो C4 बन रहा है। फर्स्ट जो कार्बन का फिक्सेशन प्रोडक्ट बन रहा है वो C4 है, 4 कार्बन वाला बन रहा है, OAA ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। अब यहाँ पर ये कब बनता है, ये कौन से प्लांट होते हैं, ये जो वो प्लांट होते हैं जो ड्राई ट्रॉपिकल रीजन्स में अडेप्टेड है। जो C4 प्लांट है ना, उनकी लीव्स के पास एक स्पेशल एनाटमी है जिसको हम बोलते हैं क्रेंज एनाटमी, मतलब जो इनके वस्कुलर बंडल है जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम के बाहर क्या प्रेजेंट है, ऐसे मोटे मोटे से सेल्स प्रेजेंट है जिसको हम बंडल शीथ सेल बोल रहे हैं। और उसके बाहर क्या प्रेजेंट है, उसके बाहर प्रेजेंट है मीजोफिल सेल। ठीक है, तो ये जो बंडल शीट सेल है ये बहुत सारी लेयर्स बना लेती हैं जो कि टाइटली पैक्ड है, और ये इम्परवियस हो जाती है गैसेस के लिए, ना तो कोई गैस अंदर आ सकती है ना बाहर जा सकती है, और इनके पास बहुत सारे नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट भी होते हैं। C4 प्लांट की खासियत ये हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकती है, हाई लाइट इंटेंसिटी में भी ये सही रहती है, इनका फोटो ऑक्सीडेशन नहीं होता। यहाँ फोटो रेस्पायरेशन नहीं हो रही, अभी फोटो रेस्पायरेशन का कॉन्सेप्ट हमने नीचे पढ़ा ना, जब RuBp O2 के साथ कंबाइन हो रहा है तो एक PGA एक फोस्फोग्लाइकोलेट बन रहा है, तो ये वाला काम C4 में नहीं हो रहा है। ठीक है, क्लियर है। ये चीज आप देखते हो मेस सोरगम में, उसके अलावा इसको आप देखते हो शुगर केन में, शुगर केन के अलावा इसको आप देखते हो एमेरेंथस में, एमेरेंथस के अलावा इसको आप देखते हो चीनोपोडियम में। ठीक है, तो ये 2 सेल हैं, ये जो सेल आपको दिख रहा है इसको हम बोलते हैं मीजोफिल सेल, और इसके नीचे जो सेल आपको दिख रहा है उसको हम बोलते हैं बंडल शीथ सेल। तो देखो मीजोफिल सेल में रुबिस्को एब्सेंट है और बंडल शीथ सेल में जो है रुबिस्को क्या है, प्रेजेंट है। अब होगा क्या ना, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी, ये इसको मिलेगी H2CO3 की फॉर्म में, यानी बाइकार्बोनेट की फॉर्म में। अब ये जो है यहाँ पर C4 प्लांट में आपने प्राइमरी एक्सेप्टर पढ़ा था, वो था PEP फोस्फोइनोल पाइरुवेट। तो ये HCO3 की फॉर्म में जो इसको CO2 मिल रही है ये फिक्स हो जाएगी फोस्फोइनोल पाइरुवेट 3 कार्बन वाले के साथ। इवेंचुअली यहाँ C4 4 कार्बन वाला प्रोडक्ट बनेगा जिसको आप OAA बोल रहे हो, इसी फर्स्ट स्टेप को आप फिक्सेशन बोल रहे हो। अब क्या होता है ना, ये जो 4 कार्बन वाला OAA है ये ट्रांसपोर्ट हो जाता है, और किसमें कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, पहले ये मैलिक एसिड या फिर एस्पार्टिक एसिड में कन्वर्ट होकर क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है नीचे बंडल शीथ सेल में। ठीक है, क्लियर है। तो दूसरा ये ट्रांसपोर्ट हो गया। अब आप सोचोगे कि ये मीजोफिल सेल और बंडल शीथ सेल को कौन कंबाइन करवा रहा है, तो प्लाज्मोडेस्माटा इन 2 सेल्स को क्या करवा रहा है, कंबाइन करवा रहा है। ठीक है, तो ये जो मैलिक एसिड या एस्पेक्टिक एसिड है इसकी फिर डी कार्बोक्सिलेशन होगी। डी का मतलब रिमूवल, यानी एक कार्बन को रिमूव कर दो, एक कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव कर दो। तो C4 वाले में से एक कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो गया, तो अब ये कार्बन डाइऑक्साइड तो आके केल्विन साइकिल चलाने में, C3 साइकिल चलाने में हेल्प करेगा। और ये जो C3 एसिड बना है इसको हम क्या बोल रहे हैं, पाइरुविक एसिड। ये पाइरुविक एसिड आगे फिर क्या हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट हो जाएगा दोबारा से मीजोफिल सेल में, जो कि रीजनरेट करवाएगा फोस्फोइनोल पाइरुवेट को। क्लियर है। तो देखो यहां जब केल्विन साइकिल चलेगी तो 3 ATP और 2 NADPH तो वैसे ही यहां बन जाएंगे, और ऊपर जब यहां रीजनरेशन होनी है तो 2 ATP यहां पर और लग जाएंगे। मतलब केल्विन साइकिल में 3 ATP और 2 NADPH लग रहे थे ना, ठीक है, और एक CO2 को फिक्स करने में यहां 2 ATP एक्स्ट्रा लग रहे हैं, यानी टोटल 5 ATP और 2 NADPH लग रहे हैं। क्लियर हो जाएगा ये। ठीक है, तो 6 साइकिल के लिए कितने ATP लग जाएंगे, 6 साइकिल के लिए 5 × 6 कर देना, 6 बार जब कार्बन डाइऑक्साइड घूमेगी तो वहां पर क्या है 30 ATP लग जाएंगे यहाँ C4 में, और 12 NADPH लग जाएंगे। मतलब एक बात पक्की है, जो C3 साइकिल है वो यूनिवर्सल है, वो C4 में भी चल रही है, C3 में भी चल रही है। C4 में बस एक स्पेशल मैकेनिज्म है, तभी तो देखो यहाँ पर ये CO2 की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी। क्लियर है, समझ में आ गई ये चीज। तो चलो इसको एक बार लाइन टू लाइन पढ़ते हैं, अगर नहीं समझ में आता मैं दोबारा फिर कभी अलग से वीडियो में भी समझा दूंगी, आप कमेंट सेक्शन में बता देना। लाइन टू लाइन पढ़ोगे तो समझ में आएगा। देखो जो C4 प्लांट है उसमें जो CO2 एक्सेप्टर है वो एक 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है जिसको फोस्फोइनोल पाइरुवेट बोल रहे हैं। ये फोस्फोइनोल पाइरुवेट इधर मीजोफिल सेल में हमें मिल रहा है। एंजाइम जो रिस्पॉन्सिबल होगा ये PEP फोस्फोइनोल पाइरुवेट को CO2 के साथ कंबाइन करवाने में, उसको हम बोलते हैं पेप कार्बोक्सिलेज
या पैपकेस। मीजोफिल सेल जो है, ऊपर वाला सेल जो है, वो रुबिस्को उसके पास नहीं होता है, वहां पर रुबिस्को नहीं होता है। तो जाहिर सी बात है O2 यहाँ होगी भी ऊपर वाले सेल में तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, O2 के साथ ये कंबाइन करेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि रुबिस्को प्रेजेंट नहीं है। C4 एसिड OAA फॉर्म तो होता है मीजोफिल सेल में, अब ये कन्वर्ट हो जाता है मैलिक एसिड या एस्पेक्टिक एसिड में। मीजोफिल सेल में ये मैलिक एसिड और एस्पेक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और ट्रांसपोर्ट होता है बंडल शीथ सेल में। बंडल शीथ सेल में ये C4 जो एसिड है ये ब्रोक डाउन हो जाता है, CO2 रिलीज कर देता है और 3 कार्बन का एसिड वापस ट्रांसपोर्ट हो जाता है, ठीक है। आगे देखो क्या है, ये जो 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है ये तो ट्रांसपोर्ट हो गया उस पे मीजोफिल में, और वहां ये ट्रांसपोर्ट होकर दोबारा से क्या बना देता है, फोस्फोइनोल पायरुवेट, यानी दोबारा से रीजनरेट करवा देता है PEP को, ठीक है। फिर लिखा है CO2 जो रिलीज हो रहा है बंडल शीथ सेल में वो C3 या केल्विन पाथवे चला रहे हैं, यानी केल्विन पाथवे यूनिवर्सल पाथवे या कॉमन है दोनों में। बंडल शीथ सेल में रुबिस्को प्रेजेंट है, राइबुलोस बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेस ऑक्सीजनेस, पर देखो यहाँ पर CO2 रिलीज हुआ है तो CO2 की कंसेंट्रेशन इस बंडल शीथ सेल में बढ़ गई है, तो ये रुबिस्को ऑब्वियसली CO2 ज्यादा होगा तो CO2 से ही बाइंड करेगा। और यहाँ पर बंडल शीथ सेल में क्या था, वो क्या कर रहे थे, मतलब इम्परवियस बना रहे थे ना, मतलब कोई भी गैसेस बाहर नहीं जा सकती, CO2 बाहर नहीं जा सकती और बाहर से O2 भी नहीं आ सकती। तो यहाँ पर मतलब ये जो राइबुलोस एंजाइम था हमारे पास, रुबिस्को एंजाइम था हमारे पास, उसकी ऑक्सीजनेज एक्टिविटी हो ही नहीं पाएगी, ठीक है। अब ये फोटो रेस्पिरेशन भी हम पढ़ चुके हैं। लास्ट जो हमारा टॉपिक है इस चैप्टर का वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं, एक तो है इंटरनल फैक्टर प्लांट के, इंटरनल मतलब नंबर, साइज, एज, ओरिएंटेशन ऑफ लीव, मीजोफिल सेल और क्लोरोप्लास्ट, ये सब कैसे हैं, या फिर इंटरनल CO2 कंसेंट्रेशन कैसी है, या अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल कैसा है, ये जेनेटिक फैक्टर्स पे भी डिपेंडेंट करेंगे इंटरनल जो फैक्टर्स होंगे। और एक्सटर्नल मतलब सनलाइट कैसी मिल रही है, टेम्परेचर कैसे मिल रहा है, CO2 कंसेंट्रेशन कैसी मिल रही है और वाटर कैसे मिल रहा है। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ आता है जिसको हम बोलते हैं ब्लैकमैन 1905 लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स। ब्लैकमैन क्या कह रहा है, कोई भी केमिकल प्रोसेस जिसमें एक से ज्यादा फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं तो वहां पर जो रेट डिटरमाइनिंग फैक्टर होगा वो ये होगा, वो वाला होगा जो अपनी मिनिमम वैल्यू में है। जैसे फोटोसिंथेसिस को लिए बहुत सारे फैक्टर मैटर कर रहे हैं ना, सनलाइट भी, वाटर भी, क्लोरोफिल भी और कार्बन डाइऑक्साइड भी, तो जो मिनिमम अमाउंट में प्रेजेंट होगा ना वही फोटोसिंथेसिस का रेट जो है वो डिटरमाइन करेगा। जैसे मान लो ग्रीन लीफ हमारे पास है, ऑप्टिमम लाइट है, CO2 कंडीशन है, हर एक चीज है फोटोसिंथेसिस के लिए, लेकिन टेम्परेचर कम है। अब सब कुछ होते हुए बावजूद भी क्योंकि टेम्परेचर कम है तो टेम्परेचर ही डिसाइड कर रहा है, वो टेम्परेचर जो है वो लिमिटिंग फैक्टर बन चुका है, तो अब फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगी जब तक ऑप्टिमम टेम्परेचर नहीं मिलेगा। एक एक करके सारे फैक्टर्स को देखते हैं। जैसे लाइट क्वालिटी की, लाइट कैसी मिल रही है, कौन सी वेवलेंथ की मिल रही है, ब्लू, रेड और बाकी जो भी है। लाइट इंटेंसिटी और ड्यूरेशन कितनी मिल रही है लाइट की, ये सारे फैक्टर्स जो है अफेक्ट करेंगे फोटोसिंथेसिस को। लाइक लो इंटेंसिटी ऑफ लाइट में तो लीनियर रिलेशनशिप है, जितनी ज्यादा लाइट बढ़ेगी, ये एक्स एक्सिस पे लाइट है, ये ऊपर वाई एक्सिस पे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है, जितनी ज्यादा लाइट बढ़ती जाएगी उतनी ज्यादा फोटोसिंथेसिस भी बढ़ती जाएगी, लेकिन एक सर्टेन पॉइंट तक। उसके बाद आप कितनी भी लाइट इंटेंसिटी बढ़ाते जाओ फोटोसिंथेसिस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपने लाइट इंटेंसिटी बढ़ाती रही पर फोटोसिंथेसिस पे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि बाकी सारे जो फैक्टर्स होंगे वो लिमिटेड हो जाएंगे। लाइट ना कभी भी ऐसे वो जो है मतलब लिमिटिंग फैक्टर रेयर ही बनती है, क्योंकि फुल सैचुरेशन लाइट की जो होती है वो 10% ऑफ सनलाइट में भी हो जाती है। मतलब फोटोसिंथेसिस के लिए लगभग 10% लाइट बहुत है सनलाइट की, उसके बाद सैचुरेशन आ जाती है, बाकी फैक्टर्स लिमिटिंग हो जाते हैं, ठीक है। क्लियर है। सिर्फ जो प्लांट्स डेंस शेडी फॉरेस्ट वगैरह में डेंस एरिया में होते हैं उन्हीं में लाइट जो है वो लिमिटिंग फैक्टर बन सकती है। फिर है कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन, ये मेजर लिमिटिंग फैक्टर है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में ही कार्बन डाइऑक्साइड से बहुत कम प्रेजेंट है, 0.3 से 0.04 तक। तो 0.05 तक भी जब कंसंट्रेशन बढ़ जाए ना कार्बन डाइऑक्साइड की, तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन रेट भी बढ़ जाता है, लेकिन उसके बाद फिर जितना भी लेवल बढ़ता रहे उसके बाद कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। C3 और C4 प्लांट रिस्पॉन्ड अलग अलग करते हैं CO2 कंसंट्रेशन के लिए। जब लो लाइट कंडीशन है तो C3 और C4 प्लांट दोनों ही हाई CO2 कंडीशन हो भी तो रिस्पॉन्ड नहीं करते, लेकिन जब हाई लाइट है तो C3 और C4 प्लांट जो है वो दोनों ही हाई रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है। क्लियर है। उसके बाद देखो इसी चीज को हम यूज करते हैं कि CO2 कंसंट्रेशन ऑफ CO2 जब इंक्रीज हो जाती है, इस चीज को हम C3 प्लांट्स में यूज करते हैं। कैसे? उनकी फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी को बढ़ाने
के लिए, ग्रेटर प्रोडक्टिविटी के लिए। इसको हम यूज करते हैं ग्रीन हाउस कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स में। जैसे टोमेटो है, बेल पेपर है, इनको हम ऐसे CO2 एनरिच अमाउंट एनवायरमेंट में ग्रो करते हैं। जब CO2 ज्यादा हो गई तो ये फोटोसिंथेसिस ज्यादा करेंगे, ये यील्ड ज्यादा देंगे। आपने देखा भी होगा गांव वगैरह की साइड में या आपके शहरों में भी कहीं पर ऐसे ग्रीन कलर के टेंट वगैरह से लगे होते हैं, ताकि वहां पर CO2 कंसंट्रेशन ज्यादा हो सके और ज्यादा फोटोसिंथेसिस हो, तो ज्यादा हमारे पास प्रोडक्टिविटी हो, ज्यादा यील्ड प्रोड्यूस हो। फिर आता है टेम्परेचर, क्योंकि डार्क रिएक्शंस एंजाइमेटिकली ड्रिवन होती है, तो वहां पर टेम्परेचर जो है बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है, क्योंकि एंजाइम्स एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पे ही काम कर सकते हैं। सी फॉर प्लांट्स जो होते हैं वो बेटर परफॉर्म करते हैं हाई टेम्परेचर में, और उनकी इंक्रीज फोटोसिंथेसिस होती है। सी फॉर प्लांट ऑप्टिमली लो टेम्परेचर पे ही ठीक ठाक काम करते हैं। फिर जब टेम्परेचर ऑप्टिमम होना चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए, ये सारी बातें लिखी हुई हैं, तभी जो ट्रॉपिकल प्लांट्स हैं जहां पर मतलब ज्यादा सही टेम्परेचर होता है, सनलाइट वगैरह ज्यादा होती है, वो ज्यादा अच्छी तरह थ्राइव करते हैं, वहां प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू टेम्परेट रीजन्स जहां पर सनलाइट वगैरह टेम्परेचर वगैरह कम होता है। ठीक है, वाटर जो है, वाटर स्ट्रेस क्या करता है, स्टोमेटा को क्लोज कर सकता है। स्टोमेटा को क्लोज करेगा तो CO2 इनटेक कम हो जाएगी, तो फोटोसिंथेसिस लिमिट हो जाएगी। इसके अलावा जब पानी की कमी हो तो लीफ फिल्डिंग, लीफ जो है वो फोल्ड भी हो जाती है, जिसकी वजह से सरफेस एरिया रिड्यूस हो जाता है, और बस फिर फोटोसिंथेसिस के लिए सरफेस एरिया रिड्यूस है, प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाएगी और मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी कम हो जाएगी। इसी के साथ ये चैप्टर हमारा यहाँ खत्म होता है। आई होप ये आपको समझ आया होगा ये चैप्टर। कहीं पर भी कोई डाउट हो तो बता देना, मैं दोबारा अलग वीडियो बनाकर कवर कर दूंगी। ये नोट्स अगर आपको चाहिए हो, बहुत ये हेल्पफुल है। देखो सारे ईयर्स वगैरह भी लिखे हुए हैं इसमें PYQ के, और सारी NCERT हर डायग्राम के साथ पूरी है। तो ये नोट्स अगर आपको चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन में भी मैंने लिंक को पिन कर दिया है, और डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक दिया है, आप वहां से ये नोट्स ले सकते हो। बहुत सस्ते से रेट में है, पूरी 11th के नोट्स आपको 150 रुपये में मिल जाएंगे, और ये डाउनलोडेबल है, आप डाउनलोड करके आराम से इनको फोटो स्टेट करवा सकते हो। और अगर आप 11th-12th के कंबाइंड नोट्स लेते हो तो वो आपको 250 में मिल जाएंगे। ठीक है, टाटा बाय बाय, गुड नाइट। अगला लेक्चर जरूर लगाना, उसमें सारे PYQ डिस्कस्ड हैं। उससे अगले लेक्चर में 75 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हमारे पास फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड। थैंक यू।